एपिसोड एक सीक्रेट बिलियनर सूर्या। सूर्या सिंघानिया दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला एक साधारण सा लड़का है। सूर्या दिखने में काफ़ी स्मार्ट और अट्रैक्टिव था, पर जेब से काफ़ी खराब हालात होने की वजह से उसकी कॉलेज में कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं थी। सूर्या पढ़ने में वैसे काफ़ी अच्छा है, जिसके वजह से कॉलेज के काफ़ी टीचर्स सूर्या को पसंद करते हैं। सूर्या अपनी खस्ता हालत के कारण एक छोटे से मेडिकल स्टोर में पार्ट टाइम काम करता था। सूर्या अभी कॉलेज में अपना क्लास अटेंड कर रहा होता है और वो क्लास अभी मैथ्स प्रोफेसर धर्मेंद्र सर पढ़ा रहे थे। सूर्या बैठकर सारे फॉर्मूलास और सवालों को अपने नोटबुक में नोट कर रहा था और उसके आसपास के बैठे लड़के और लड़कियां सूर्या को देखकर उसके बारे में बातें कर रहे होते, पर उनकी आवाज़ काफ़ी धीमी होती है। इस पढ़ाकू चंद को तो देखो, फॉर्मूलास तो ऐसे लिख रहा है जैसे आज ही एग्जाम देकर पूरे यूनिवर्सिटी में टॉप कर लेगा। हाँ, तुम सही बोल रहे हो, जरा इसके कपड़े तो देखो, ये इतना गरीब है कि बेचारा रात को पार्ट टाइम जॉब करता है। कुछ लड़के और लड़कियां सूर्या की गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। उन लोगों की आवाज़ भले ही धीमी थी, पर सूर्या उन सब की सारी बातें अच्छे से सुन पा रहा था, लेकिन वो उन सब को इग्नोर कर रहा था क्योंकि उसके पास फालतू लोगों की बातें सुनने का समय नहीं था। तुम सब अपना काम क्यों नहीं करते हो? फालतू में क्यों सूर्या को परेशान कर रहे हो? तुम सबको सूर्या के हालत के बारे में तो पता ही है, तो ऐसे तुम उसके बारे में बात करके उसका मजाक उड़ा के तुम्हें क्या मिलेगा? ये रोहन होता है, जो सूर्या का दोस्त होता है। जब रोहन सुनता है कि ये सब सूर्या का बिना बात के ही उसका मजाक बना रहे हैं, तो उससे रहा नहीं जाता है और वो बोल पड़ता है उन सब लोगों से। पर ये सब बोलते वक्त वो अपनी आवाज़ को धीमा ही रखता है ताकि उसकी आवाज़ प्रोफेसर तक ना पहुंच सके। तू बड़ा साइड ले रहा है सूर्या का। अरे ये सूर्या का साइड लेगा कैसे? नहीं, ये तो सूर्या का नौकर है। मैंने तो सुना है कि सूर्या को जो भी अपना काम कराना होता है तो वो जाकर कर रोहन को बोल देता है और रोहन चुपचाप उसकी बात भी मान लेता है। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा सूर्या, तुझे काम के पैसे तो देता होगा ना? या फिर उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो अपने दोस्त काम के पैसे दे सके? जब रोहन सूर्या का साइड लेता है तो वो लड़के और लड़कियां सूर्या के साथ साथ अब रोहन का भी मजाक बनाना शुरू कर देते हैं, पर रोहन इस बार उनको कुछ नहीं बोलता है क्योंकि वो जानता था कि इन सब से बहस करके उसका ही समय बर्बाद होगा। रोहन मिडिल क्लास फैमिली से आता है। उसके माता पिता बड़ी मेहनत करके उसका नाम दिल्ली यूनिवर्सिटी में लिखा पाए थे। रोहन को उसके माता पिता उसके खर्चे के लिए हर महीने कुछ पैसे भेज देते हैं ताकि रोहन अपना समय पार्ट टाइम जॉब में बर्बाद ना करके अपने पढ़ाई पर ध्यान दे सके। तो स्टूडेंट्स, आज की पढ़ाई हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। जो फॉर्मूलास और क्वेश्चंस आज मैंने आप सभी को लिखवाया है वो सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास के बाद आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना खुद से। और यूनिवर्सिटी में एक कंपटीशन को आयोजित किया जा रहा है, जिसके कारण से आपकी अगले एक हफ्ते तक की आज से छुट्टियां पड़ चुकी है। मैं आशा करूंगा कि आपकी छुट्टियां अच्छी जाए। धर्मेंद्र सर ने कहा। जब क्लास खत्म होने वाला होता है तो उससे 5 मिनट पहले धर्मेंद्र सर अपने स्टूडेंट्स को सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं और फंक्शन के बारे में भी बता देते हैं। फिर धर्मेंद्र सर वहां से चले जाते हैं। धर्मेंद्र सर के क्लास से जाने के बाद लड़के और लड़कियां अपनी जगह से उठकर अपने दोस्तों के पास जाकर हॉलीडेज के बारे में और फंक्शन के बारे में बातें करने लगते हैं। रोहन भी सूर्या के पास आ जाता है और उससे पूछता है, सूर्या, तुमने इन छुट्टियों में क्या करने का सोचा है और क्या तुम इस फंक्शन में पार्टिसिपेट करोगे? रोहन सूर्या के पास आकर उससे पूछता है, मैं इन छुट्टियों में मेडिकल स्टोर के अंदर फुल टाइम जॉब करूंगा और रही बात फंक्शन की, तो मुझे उसमें किसी तरह से अपना नाम तो लिखाना ही है क्योंकि सुना है फंक्शन में कई तरह कंपटीशन होंगे और हर कंपटीशन में जीतने वाले को 40,000 रुपये मिलेंगे, इसलिए मेरा उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। उन पैसों से मैं अच्छे से पढ़ाई भी कर सकता हूँ और कुछ दिन तक अच्छा खाना भी खा सकता हूँ। सूर्या रोहन से कहता है, रोहन तू बता, तू क्या करेगा इन छुट्टियों में और क्या तू भी पार्टिसिपेट लेगा कंपटीशन में? सूर्या रोहन से पूछता है, नहीं यार, मैं कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, फालतू का इस कंपटीशन में अपना दिमाग लगाओ, और रही बात इन छुट्टियों की तो मैं इन छुट्टियों में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही करूंगा। तुझे तो पता है ना मेरे पापा मम्मी कितनी मेहनत कर रहे हैं मुझे पढ़ाने के लिए। रोहन सूर्या को बोलता है और उसका जवाब भी देता है। ये सब कहते वक्त रोहन के चेहरे पर उदासी आ चुकी थी। सूर्या उसकी उदासी को कम करने के लिए उससे मजाक करता है, हाँ वो सब तो ठीक है, पर तुझे क्या ये पता है जो कॉलेज में फंक्शन होने वाला है उसमें तेरी क्रश अंजलि भी आने वाली है। चल, तू कंपटीशन में मुझे देखने नहीं आएगा, पर तू अपनी अंजलि को तो देखने के लिए पक्का ही आएगा। क्यों, मैंने सही कहा ना? सूर्या ने कहा। सूर्या की बात सुनकर रोहन अचानक से खुश हो जाता है। जब वो सूर्या के मुंह से अंजलि के बारे में सुनता है तो क्या सही बता, अंजलि भी पार्टिसिपेट कर रही है? रोहन सूर्या से बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए पूछता है, हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, कंपटीशन में अंजलि भी पार्टिसिपेट है। सूर्या रोहन को कहता है। रोहन फिर सूर्या को खड़ा करता है और खुद भी खड़ा हो जाता है।
ठीक है चल फिर मैं भी तेरे साथ ही कंपेटिशन में पार्टिसिपेट लूँगा, रोहन सूर्या से कहता है। सूर्या फिर बस मुस्कुराता है और रोहन के साथ अपना नाम कंपेटिशन के लिए क्लासरूम से निकल जाता है। कुछ देर बाद दोनों स्टाफ रूम के अंदर पहुंचते हैं, जहां पर पहले से ही कई सारे लड़कियां और लड़के भीड़ लगाकर खड़े थे। उस भीड़ के बीच में एक लड़का था जो एक लड़की के साथ उसके गले में हाथ डालकर खड़ा हुआ था और बोर्ड पर कॉम्पिटिशन्स की लिस्ट देख रहा था। उस लड़के का नाम नकुल था। नकुल दिल्ली के एक बड़े होटेलिया का बेटा है और नकुल का परिवार इस कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स के परिवारों से बहुत अमीर भी हैं। नकुल के साथ जो लड़की खड़ी होती है वो और कोई नहीं अंजलि होती है। अंजलि तुम तो डांसिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट लोगी ना? नकुल अंजलि के कमर के अंदर अपना हाथ डालते हुए उससे कहता है। हाँ नकुल बेबी मुझे डांसिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट लेना है, अंजलि ने कहा। अंजलि और नकुल को वहाँ के सारे लड़के और लड़कियाँ देख रही थी। उनमें से सूर्या और रोहन भी थे जो उन दोनों की सारी हरकतों को देख रहे थे। रोहन जब अंजलि को नकुल के साथ देखता है तो उसका दिल 1000 टुकड़ों में टूट जाता है। सूर्या उसको संभालता है। अरे कोई बात नहीं रोहन इतना उदास मत हो, वैसे भी तुझे तो पता ही था कि नकुल और अंजलि का कुछ चल रहा है। सूर्या रोहन का दिल हल्का करने के लिए उससे कहता है। रोहन सदमे में चल गया था, उसके कानों में सूर्या की कोई भी बात नहीं जा रही होती है, पर इसमें अब सूर्या भी तो कुछ नहीं कर सकता था। सूर्या समझ जाता है रोहन को किसी से भी अभी उसको बात नहीं करना है, इसलिए सूर्या रोहन को छोड़कर खुद ही आगे जाता है। सर मुझे बास्केटबॉल कंपटीशन और कबड्डी में पार्टिसिपेट करना है, सूर्या सामने बैठे टीचर से कहता है। जो कंपटीशन के लिए स्टूडेंट्स का नाम नोट कर रहे थे वो टीचर और कोई नहीं धर्मेंद्र सर होते हैं। धर्मेंद्र सर सूर्या को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। तुम बहुत लकी हो सूर्या, क्योंकि दोनों कंपटीशन में एक ही स्टूडेंट की ज़रूरत ही थी, धर्मेंद्र सर सूर्या से कहते हैं। जब धर्मेंद्र सर की आवाज़ नकुल के कानों में पहुंचती है तो वो उन दोनों के बीच में आ जाता है। सर मैं भी बास्केटबॉल और कबड्डी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता हूं, नकुल धर्मेंद्र सर से ठंडे लहजे में कहता है। सॉरी नकुल, क्योंकि अब इन दोनों ही कंपटीशन के अंदर शीट्स खाली नहीं हैं। एपिसोड। नकुल कंपटीशन के लिए धर्मेंद्र सर के पास आता है, लेकिन जिन कॉम्पिटिशन्स के अंदर नकुल को पार्टिसिपेट करना था उनके शीट फुल हो चुके होते हैं। सूर्या तू अभी के अभी अपना नाम इन दोनों कॉम्पिटिशन्स में से हटा ले, क्योंकि मुझे इन दोनों में पार्टिसिपेट करना है, और वैन से भी तू पार्टिसिपेट करके कंपटीशन में क्या ही उखाड़ लेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ चुपचाप अपना नाम वापस ले ले, नकुल सूर्या से कहता है। पर सूर्या नकुल को बिल्कुल भी भाव नहीं देता है। नहीं मैं कंपटीशन में से अपना नाम नहीं हटाऊंगा, सूर्या काफ़ी शांति से नकुल को कहता है। नकुल सूर्या की बात पर अब गुस्सा होने लगता है, क्योंकि सूर्या उसकी बात नहीं मान रहा था। नकुल बचपन से ही इतना ज़्यादा ज़िद्दी था कि जब उसको कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो वो उसको हासिल करके ही रहता है, इसलिए वो आगे बढ़ता है और सूर्या का कॉलर पकड़ लेता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? लगता है तू मुझे अच्छे से जानता नहीं है, नकुल गुस्से से सूर्या के आंखों में देखते हुए उससे कहता है। नकुल सूर्या को डराकर उसका नाम वापस लेने को कहता है, पर सूर्या भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। नकुल तुम्हें शायद यहाँ के नियम पता नहीं हैं, और मुझे लगता है कि तुम्हें इस यूनिवर्सिटी के नियम बताना पड़ेगा। जब सर नकुल को मारपीट पर उतरते हुए देखते हैं तो वो नकुल से कहते हैं, अब तुम इन दो कंपटीशन में ही नहीं बल्कि किसी भी कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, और ये तुम्हारी पुनिशमेंट है आज के इस बिहेवियर के लिए। धर्मेंद्र नकुल को आगे कहते हैं। नकुल सर की बात सुनकर सूर्या को छोड़ देता है, और वो सूर्या को घूर कर देखता है। तुमने मुझसे मुसीबत मोल ले ली है, इसका बदला तो मैं ज़रूर लूँगा, अब बस तुम देखते जाओ, नकुल सूर्या को कहता है और अंजलि के साथ वहाँ से बाहर निकल आता है। थैंक यू सर मुझे नकुल से बचाने के लिए, सूर्या प्रोफेसर से कहता है। कोई बात नहीं सूर्या, वैसे भी मैं कई दिनों से नकुल को ऐसे कईयों पर गुंडागर्दी करते देख हुए रहा हूँ। आज मैंने नकुल को बिल्कुल सही सजा दी है, शायद आज के बाद से वो सुधर जाए, प्रोफेसर सूर्या से कहते हैं। फिर सूर्या और प्रोफेसर कुछ देर सूर्या की पढ़ाई के बारे में बात करते हैं। फिर बाद में सूर्या वहाँ से निकल आता है और कैंपस की तरफ जाने लगता है। सूर्या पूरे रास्ते बेखबर था कि उसका कोई पीछा भी कर रहा है। कैंपस के अंदर अपने कमरे पर जाकर सूर्या देखता है तो वहाँ पर रोहन नहीं होता है। अरे यार अब ये रोहन किधर चला गया? मैंने उसको कहा था कि वो कैंपस के अंदर ही रहे, पर उसने मेरी बात नहीं मानी। अब पता नहीं वो कहाँ गया होगा, सूर्या बड़बड़ाता है। वो कैंपस से बाहर निकलकर अपने यूनिवर्सिटी से रोहन को ढूंढने के लिए बाहर आ जाता है। यूनिवर्सिटी से बाहर निकलकर अब वो पास के बड़े से गार्डन के अंदर जाता है।
पहले भी जब कभी रोहन उदास या परेशान होता तो वो इसी गार्डन के अंदर अपना मन हल्का करने के लिए आया करता था, इसलिए सूर्या को लग रहा था कि इस बार भी पक्का रोहन यहीं पर आया होगा। सूर्या जब कुछ दूर आगे चलता है तो उसको दिखता है कि रोहन थोड़ी दूर पर ही किसी लड़की से आराम से बैठकर बातें कर रहा होता है। रोहन उस लड़की से बात करते वक्त बहुत खुश लग रहा था, इसलिए सूर्या उन दोनों के बीच में कबाब की हड्डी बनने के लिए आगे नहीं जाता है। सूर्या फिर घूमकर मेडिकल स्टोर जाने लगता है। यूनिवर्सिटी के अंदर एक हफ्ते छुट्टी होने कारण से अब वो फुल टाइम जॉब कर सकता था। फुल टाइम काम करने के सूर्या को थोड़े ज़्यादा पैसे मिल सकते थे। वो मेडिकल स्टोर पहुंच जाता है। अंदर में उस मेडिकल स्टोर के ओनर ललवानी लाल मौजूद होते हैं और स्टोर का नाम ललवानी मेडिकल स्टोर होता है। सूर्या अंदर ललवानी के पास जाता है। अरे सूर्या, तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें कोई दवाई खरीदनी है क्या? ललवानी जब सूर्या को देखता है तो कहता है, जी नहीं, मुझे कोई दवाई नहीं खरीदनी है, बल्कि मैं यहाँ पर आपसे ये पूछने के लिए आया हूँ कि आप डे शिफ्ट के लिए कोई लड़के को काम पर रखना चाहते थे। अगर आपको कोई लड़का स्टोर के लिए नहीं मिला है तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक हफ्ते के लिए डे शिफ्ट के लिए भी काम पर रख ले। मैं डे और नाइट शिफ्ट दोनों कर लूँगा। सूर्या ललवानी के पास आकर उससे कहता है। लालवानी सोच में पड़ जाता है। अगर तुम डे शिफ्ट और नाइट शिफ्ट दोनों करोगे तो सोओगे कब? ऐसे तो तुम्हारी तबीयत भी खराब हो सकती है। ललवानी सूर्या के लिए फिक्र जताते हुए कहते हैं, जी मैं वो सब देख लूँगा और मैं बीमार भी नहीं पड़ूंगा। सर प्लीज मुझे डे शिफ्ट के लिए भी काम पर रख लीजिए। सूर्या ललवानी से कहता है, ठीक है, तुम डे शिफ्ट के लिए काम पर आ सकते हो। ललवानी सूर्या को डे शिफ्ट के लिए काम पर रखने के लिए मान जाते हैं। तो सूर्या खुश हो जाता है। ठीक है, तो तुम स्टोर को देखो, मुझे कुछ काम है इसलिए मैं अब जा रहा हूँ। ललवानी आगे सूर्या से कहते हैं, जी सर, मैं स्टोर का अच्छे से ध्यान रखूंगा, सूर्या कहता है। ललवानी फिर स्टोर से बाहर निकलकर वहां से अपने काम के लिए चला जाता है। सूर्या दिन भर स्टोर के अंदर ही होता है और कस्टमर्स को देख रहा होता है। ऐसे ही पूरा दिन गुजर जाता है और रात हो जाती है। रात के 8 बज चुके होते हैं और सूर्या दिन भर से कुछ भी नहीं खाया था, जिसके वजह से अब उसको बहुत जोर से भूख लग रही थी। सूर्या के पास सिर्फ एक वक्त का ही खाना था, जिसके वजह से वो उस खाने को दिन में नहीं खा रहा था ताकि वो उस खाने को रात को खा सके। छोटू, तू ज़रा कस्टमर्स को देख, मैं जब तक खाना खाकर आता हूँ। सूर्या उस स्टोर में काम करने वाले एक लड़के को बोलता है और वो अपना खाना लेकर के एक जगह पर उसको खाने के लिए बैठ जाता है। जैसे ही वो बैठता है वैसे ही स्टोर का फ़ोन बजता है। फ़ोन बजने के कारण सूर्या अपना खाना वहीं पर रखता है और वो जाकर फ़ोन को रिसीव करता है। हेलो, ललवानी मेडिकल स्टोर स्पीकिंग। सूर्या फ़ोन उठाकर कहता है, हेलो, कुछ मेडिसिन्स नोट कर लो और मेरे दिए पते पर उन मेडिसिन्स को लेकर पहुंचो, फ़ोन से वो लड़का कहता है। सूर्या इस आवाज़ को सुनता है तो उसको लगता है कि उसने ये आवाज़ कहीं ना कहीं सुना है, पर उसको याद नहीं आ रहा होता है। हेलो, क्या तुम एड्रेस नोट कर रहे हो? जब उस लड़के को कोई रिस्पांस नहीं मिलता है सूर्या के तरफ से तो वो पूछता है। सूर्या फिर होश में आ जाता है। जी सर, मैं नोट कर रहा हूँ, आप एड्रेस बताइए, सूर्या कहता है। ठीक है तो लिखो, वो अनजान लड़का कहता है। वो लड़का फिर सूर्या को एड्रेस बता रहा होता है और सूर्या एड्रेस को नोट कर रहा होता है। सर, मैं आपकी मेडिसिन्स कुछ देर में लेकर पहुंचता हूं। जब सूर्या एड्रेस नोट कर लेता है तो वो कहता है। सूर्या लिखे हुए मेडिसिन स्टोर से लेता है और फिर वो दिए गए एड्रेस पर जाने लगता है। एड्रेस पास में होने की वजह से वो पैदल ही निकल जाता है। जल्दी से मैं ये मेडिसिन्स डिलीवर करके खाना खाऊंगा, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। सूर्या चलते वक्त सोच रहा होता है। उसके पैर से भी आवाज़ आना शुरू हो जाता है। जब वो कुछ देर तक चलते जाता है तो उसका एक सुनसान मोड़ दिखता है। इसमें तो इसी सुनसान मोड़ का एड्रेस है। सूर्या उस मोड़ को देखते हुए खुद से ही कहता है। फिर वो आगे उस मोड़ के अंदर चला जाता है। जब वो कुछ दूर चलता है तो वो देखता है सामने में कुछ लोग खड़े हैं। जहां पर सूर्या गया था वहां के लाइट सारे टूटे हुए थे, जिसके वजह से काफ़ी अंधेरा था और उस अंधेरे में सिर्फ चांद की रोशनी का ही सहारा था सूर्या के पास। सूर्या को दिखता है कि वो लड़के अब उसके पास आ रहे हैं। तुम सब कौन हो और तुम सब मुझे क्यों घेर रहे हो? सूर्या डरते हुए उन सब से पूछता है। जब वो लड़के सूर्या के काफ़ी करीब आ जाते हैं तो वो देखता है कि उन सब के हाथों में लंबे लंबे और काफ़ी मोटे मोटे लोहे के डंडे होते हैं। तभी वो देखता है कि उन सब के बीच में से एक लड़का निकलता है और सूर्या के ठीक सामने आकर खड़ा हो जाता है। सूर्या उस लड़के का चेहरा अब उस चांद की रोशनी में अच्छे से देख सकता था। सूर्या के सामने नकुल खड़ा था। तो सूर्या, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, बदला तो मैं तुमसे लेकर ही रहूंगा। तुम मुझसे दुश्मनी मोल लेकर अब बहुत बड़े मुसीबत में पड़ चुके हो।
नकुल सूर्या से कहता है, फिर वो बहुत खतरनाक हंसी हंसता है। उसकी हंसी की आवाज़ इतनी तेज थी कि आसपास के इलाके भी नकुल की हंसी से गूंजने लगती हैं। सूर्या अब समझ था कि यहाँ से बचकर निकलना अब नामुमकिन है। तुम सब देख क्या रहे हो, मारो इसको, नकुल अपने लड़कों को कहता है। वो सारे लड़के नकुल की बात सुनकर तुरंत भागते हुए सूर्या मारने लगते हैं। वो सारे लड़के अपने लोहे के डंडों से सूर्या को मारते रहते हैं। सूर्या दर्द से चीखता है, चिल्लाता है। सूर्या की चिल्लाने की आवाज़ इतनी तेज थी कि पूरा वो इलाका गूंज उठता है। तभी कई सारे काले और घने बादल आसमान को घेर लेते हैं और बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। बिजली कड़कने लगता है। उस बारिश में फिर सूर्या की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आना बंद हो चुका होता है। उन लड़कों में से एक लड़का सूर्या को देखता है, फिर रोहन से परेशान होते हुए कहता है, ये लड़का तो मर चुका है। एपिसोड 3। नकुल जिन लड़कों को बुलाता है वो लड़के सूर्या को मार डालते हैं। उनमें से एक लड़का रोहन को जाकर बता देता है। रोहन ये सुनकर अब डरने लगता है और परेशान होने लगता है। तुम सब ना समझ हो, मैंने तुम सबको कहा था सिर्फ हाथ पैर तो ना है, पर तुम सबने तो इसको जान से ही मार दिया, नकुल कहता है। नकुल और वो लड़के बहुत डरने लगते हैं, पर फिर नकुल कुछ सोचता है। तुम सब फिक्र मत करो, सूर्या का अपना कोई नहीं है, इसलिए हमें डरने की बात नहीं है। तुम सब एक काम करो, सूर्या की बॉडी ले जाकर तालाब में फेंक दो। ये काम तुम सब काफ़ी सावधानी से करना, बाकी का मैं यहाँ पर देख लूँगा, नकुल उन लड़कों से कहता है। वो लड़के ठीक वैसा ही करते हैं जैसा नकुल ने कहा था। वो सब सूर्या की बॉडी एक कार के अंदर रखकर एक बड़े से झील के पास ले जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद वो सब कार को रोकते हैं और सूर्या को कार से बाहर निकलते हैं। चल जल्दी कर, जल्दी से इस लड़के की बॉडी निकाल कार से, उन लड़कों में से एक लड़का कहता है। फिर दो लड़के कार के पास जाकर सूर्या की बॉडी को उठाकर लाते हैं। अभी तक बहुत तेज और भयानक बारिश हो रही थी। वो लड़के उस झील को देखते हैं, फिर सूर्या की बॉडी को उस झील के अंदर फेंक देते हैं। चलो अब इस मुसीबत से तो छुटकारा मिल गया, अब यहाँ से जल्दी से निकलो, कहीं हमें कोई ये सब करता देख ना ले, उन लड़कों में से एक लड़का कहता है। सूर्या के झील में गिरते ही पानी से काफ़ी तेज की आवाज़ आती है उसके गिरने की। वो लड़के सूर्या को झील में फेंक कर वहाँ से कार में बैठकर तुरंत निकल जाते हैं। और तभी मध्य प्रदेश के एक ग्वालियर शहर के कल्याण मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू रूम में किसी के कोमा से बाहर निकलने के वजह से काफ़ी हलचल और शोर होने लगता है। ग्वालियर शहर के सबसे अमीर और रिश्तेदार सिंघानिया परिवार के बड़े से बंगले के अंदर फ़ोन की आवाज़ गूंजने लगती है। फ़ोन की आवाज़ सुनकर उस बंगले की नौकरानी फ़ोन उठाती हैं और फ़ोन के दूसरे साइड में जो लेडी होती है वो नौकरानी से कुछ ऐसा कहती हैं कि जिससे उस नौकरानी के चेहरे पर चमक आ जाती है। अपर्णा मैम, सूर्या सर होश में आ चुके हैं, हेड सर्वेंट चिल्लाकर अपर्णा को कहती हैं। हेड सर्वेंट कुछ सर्वेंट्स को बोलती हैं ये खबर अपर्णा मैम तक पहुंचाने के लिए। अपर्णा ये खबर सुनते ही भागते भागते हेड सर्वेंट के पास आती हैं। अनिका, क्या सूर्या सच में होश में आ चुका है? अपर्णा अनिका से पूछती हैं। अनिका बंगले की हेड सर्वेंट थी। जी मैम, सूर्या सर होश में आ चुके हैं और डॉक्टर्स ने आपको मिस्टर सिंघानिया के साथ हॉस्पिटल में सूर्या सर से मिलने के लिए बुलाए हैं, अनिका खुश होते हुए कहती हैं। ये सुनकर अपर्णा तुरंत मिस्टर सिंघानिया को फ़ोन मिलाती हैं। वियान सिंघानिया अपने ऑफिस में बैठकर एक ज़रूरी मीटिंग कर रहे होते हैं। वियान जब कॉल पर अपर्णा से बात करते हैं और उन्हें जैसे ही पता चलता है कि सूर्या कोमा से बाहर आ चुका है तो वो तुरंत अपनी मीटिंग पोस्टपोन करते हैं और कार में बैठकर अपर्णा के साथ हॉस्पिटल जा पहुंचते हैं। अपर्णा और वियान जब खुद हॉस्पिटल जा पहुंचते हैं तो सारे वहां के स्टाफ और सारे डॉक्टर्स उन दोनों को ही बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट दे रहे थे। न्यूज़ रिपोर्टर्स को ये बात पता चलती है तो वो सब तुरंत हॉस्पिटल के बाहर वियान और अपर्णा का इंटरव्यू लेने के लिए पागल होने लगते हैं। दोनों सूर्या से मिलने के लिए आईसीयू के डायरेक्ट अंदर चले जाते हैं। वो दोनों देखते हैं कि सूर्या के साथ कुछ डॉक्टर्स उसका चेकअप कर रहे थे। डॉक्टर्स उन दोनों को देखकर सूर्या से दूर हो जाते हैं। अपर्णा सूर्या के पास जाकर बैठ जाती हैं और सूर्या को देखने लगती हैं। देखते ही देखते अपर्णा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा सूर्या, हम 2 साल से तुम्हारे होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे, आखिरकार तुम होश में आ ही गए। अब मुझसे और इंतज़ार नहीं होता है, बस अब तुम जल्दी से ठीक होकर घर आ जाओ, घर पर तुम्हारा सब इंतज़ार कर रहे हैं, अपर्णा कहती हैं। उसके आंखों से लगातार आंसू गिरते जा रहे थे। सूर्या अभी सिर्फ आधे होश में ही था, जिसके वजह से वो सब कुछ देख पा रहा था और सुन पा रहा था, पर कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसका शरीर 2 साल से एक ही जगह पर पड़ा था, जिसके वजह से उसके शरीर में कमज़ोरी होने की वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। अपर्णा के मुंह से बेटा शब्द सुनकर उसके आंखों में भी आंसू आने लगता है। मध्य प्रदेश में भी तेज़ बारिश हो रही थी और बिजलियां भी कड़क रही थी।
जब एक जोरदार बिजली कड़कती है तो उसको सब याद आ जाता है। मैं यहाँ पर कैसे और कब आया, मुझे तो रोहन ने जान से मार दिया था, तो मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ? और ये लोग मुझे अपना बेटा क्यों कह रहे हैं? मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आखिर ये हो क्या रहा है? सूर्या खुद मन ही मन सोचता है। सूर्या अब अपनी आंखों को पूरे तरीके से खोलता है और सामने में वो अपर्णा को देखता है, जिनकी नज़रें सूर्या पर ही टिकी हुई थी। सूर्या अपर्णा का खूबसूरत चेहरा देख सकता था। उन्होंने अपनी झुर्रियों को हटाने के लिए हल्का सा मेकअप भी किया था, पर वो मेकअप पूरी तरह से खराब हो जाता है उनकी आंसुओं की वजह से। सूर्या फिर अपर्णा के पीछे वियान को देखता है, जो काफ़ी जवान और हटे कट्टे दिख रहे थे। सूर्या को पहले से ज़्यादा साफ अब दिख रहा था। पहले सूर्या इतना साफ तरीके से नहीं देख सकता था। घर घर पर सब लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। सूर्या बहुत ही धीमी आवाज़ में धीरे धीरे पूछता है। अपर्णा और वियान दोनों सूर्या की आवाज़ सुनकर बहुत खुश होते हैं। हाँ बेटा, घर पर सब लोग सिर्फ तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे हैं, अपर्णा सूर्या का हाथ पकड़ते हुए कहती हैं। अपर्णा के ऐसे सूर्या को पकड़ने से सूर्या के हाथ में दर्द होता है और सूर्या का अजीब सा चेहरा बन जाता है। वियान सूर्या का चेहरा देखकर सब समझ जाते हैं। अपर्णा सूर्या का हाथ छोड़ दो, उसको शायद तकलीफ हो रही है। अपर्णा वियान की बात सुनकर तुरंत सूर्या का हाथ छोड़ देती हैं। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं हम सूर्या को घर कब ले जा सकते हैं। वियान अपर्णा से कहते हैं और दोनों मिलकर डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर, हम सूर्या को कब तक घर ले जा सकते हैं? वियान डॉक्टर से पूछते हैं। डॉक्टर जब वियान और अपर्णा को देखते हैं तो वो सबसे पहले नीचे झुककर दोनों को काफ़ी रेस्पेक्ट देता है। जी सर, आप सूर्या सर को चाहे तो कल ही वापस घर ले जा सकते हैं। सूर्या सर अभी थोड़े कमज़ोर हैं, इसलिए आज उनको बेड रेस्ट दिया जाएगा, जिसके वजह से वो कल तक पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर वियान और अपर्णा से कहता है। ठीक है डॉक्टर, आपका शुक्रिया। वियान डॉक्टर को शुक्रिया अदा करते हैं। सर, आपको शुक्रिया बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा तो सौभाग्य है कि हम आपके कुछ काम आ सके। डॉक्टर कहते हैं। वियान सूर्या के डिस्चार्ज पेपर्स पर सिग्नेचर करते हैं, फिर अपर्णा के साथ वहां से बाहर आ जाते हैं। दोनों सूर्या के वार्ड के बाहर खड़े होते हैं और शीशे से सूर्या को सोता हुआ देख रहे होते हैं। वियान, क्या हम सूर्या को देखने के लिए यहीं हॉस्पिटल में रुक सकते हैं? अपर्णा वियान से पूछती हैं। वियान अपर्णा का खूबसूरत चेहरा देखते हैं। हाँ क्यों नहीं, मैं भी यही सोच रहा था। ठीक, तो हम आज यहीं पर रुकेंगे। वियान अपर्णा से कहते हैं। अपर्णा हस्बैंड की बात सुनकर बहुत खुश होती हैं। रात के 12 बज चुके थे। अपर्णा और वियान दोनों हॉस्पिटल में ही रुके होते हैं। सुबह हो जाती है। सूर्या की भी नींद खुल जाती है और जब वो सामने देखता है तो वहाँ पर कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो उसके हेल्थ को चेक कर रहे होते हैं। सूर्या का हेल्थ चेक करने के बाद वो एक रिपोर्ट बनाते हैं और उसके साथ कुछ मेडिसिन भी लिख देते हैं। डॉक्टर फिर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही अपर्णा और वियान दोनों अंदर आते हैं और सूर्या को देखते हैं। सूर्या, अब तुम पूरी तरह से ठीक हो चुके हो, इसलिए अब हम सब घर जा सकते हैं। अपर्णा सूर्या के सिर को सहलाते हुए कहती हैं। पर सूर्या अपने ही सोच में डूबा हुआ था। अपर्णा के ऐसे उसको सहलाने के वजह से सूर्या को काफ़ी अच्छा लग रहा था। सूर्या फिर अपर्णा को देखता है। माँ, मैं यहाँ इस हालत में कैसे आया? सूर्या अपर्णा से पूछता है। इस सवाल पर अपर्णा और वियान दोनों एक दूसरे को देखते हैं। बेटा सूर्या, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था जिसके वजह से तुम यहाँ पर पिछले 2 सालों से हो। वियान सूर्या से कहते हैं। माँ, मैं अभी ये कहाँ पर हूँ, मतलब ये जगह कौन सी है भारत के अंदर? सूर्या फिर अपना दूसरा सवाल पूछता है। इस सवाल पर एक बार फिर से अपर्णा और वियान हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं, फिर सूर्या को देखते हैं। हम अभी मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हो। पर सूर्या, तुम ये सब अजीब अजीब सवाल क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि हम मध्य प्रदेश के अंदर रहते हैं? सूर्या, तुम हमें बहुत बदले बदले से लग रहे हो। क्या बात है सूर्या, तुम ठीक तो हो ना? अपर्णा सूर्या की फिक्र करते हुए उससे पूछती हैं। माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मेरी यादें कुछ धुंधली हैं। सूर्या खुद को बचाते हुए कहता है। सूर्या को अब धीरे धीरे करके समझ आ रहा था कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। एक तरफ से वो खुश था तो एक तरफ से वो बहुत गुस्सा और उदास, क्योंकि वो तो जिंदा बच गया है और अब जब कभी भी वो अपने यूनिवर्सिटी जाएगा तो नकुल दोबारा उसकी जान लेने की कोशिश करेगा। वो अब तक तो बस यही सोच रहा था कि वो अभी भी गरीब ही हैं, भले ही उसके पास अब परिवार हो। सूर्या अपने नए परिवार के साथ खुश रहना चाहता है, इसीलिए वो डिसीजन लेता है कि वो अब कभी भी दिल्ली नहीं जाएगा। ठीक है सूर्या बेटा, अब ये सब छोड़ो और अब हमारे साथ अपने घर चलो। मैं 2 साल से एक बहुत बड़े अपने डिसीजन के बारे में सोच रहा था, जिसका खुलासा मैं कल करूंगा, इसलिए कल के लिए तुम बिल्कुल तैयार रहना। वियान सूर्या से कहते हैं।
सूर्या अपने पिता के बात पर गौर करता है और अपना सिर हाँ में हिला देता है। तो चलो सूर्या, जल्दी से उठो, बाहर में हमारी कार खड़ी है, चलो वापस से अपने घर चलते हैं। वियान कहते हैं, क्या हॉस्पिटल के बाहर हमारी कार खड़ी है? एपिसोड 4, सूर्या का आलीशान बंगला। सूर्या जब अजीबो गरीब सवाल वियान और अपर्णा से करता है तो वो दोनों सूर्या को देखने लगते हैं। वो दोनों सूर्या को कहते हैं कि चलो घर चलते हैं, बाहर हमारी कार खड़ी है। तो सूर्या ये सुनकर सोचता है, क्या इनके पास कार भी है? वैसे इन लोगों ने कपड़े तो अच्छे पहने हैं। सूर्या उन दोनों के साथ हॉस्पिटल से बाहर जाने के लिए उठता है। उठते वक्त उसको टेबल के ऊपर कैलेंडर दिखता है। कैलेंडर में सूर्या डेट देखकर हैरान हो जाता है। ये तारीख तो आज की है, इसका मतलब मैं 2 साल से हॉस्पिटल में नहीं था। कल मुझे रोहन ने मरवाया था और आज मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। सूर्या मन ही मन सोचता है। सूर्या, क्या हुआ, रुक क्यों गए? वियान पूछता है। नहीं, वो बस मैं आज की तारीख देख रहा था, सूर्या कहता है। सूर्या फिर वियान के साथ आगे जाता है। आगे जाने पर उसको एक बड़ा सा आईना लगा हुआ दिखता है। आईना के सामने से जब सूर्या गुजरता है तो वो देखता है कि उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा भरी हुई है और उसके मसल्स भी बहुत ज़्यादा फिट थे। सूर्या का चेहरा बिल्कुल उसके असली चेहरे के जैसा ही था, पर उसका चेहरा भरा हुआ था। उसकी हाइट भी पहले से ज़्यादा लग रहा था। सूर्या ये सब देखकर अब पूरी कहानी समझ जाता है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। लगता है मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा पुरानी शरीर को छोड़कर इस नए शरीर के अंदर आ चुका है, सूर्या मन ही मन कहता है। वो अपने बालों को अपने हाथों से पीछे के तरफ धकेलता है और फिर वापस से वियान के साथ चलने लगता है। हॉस्पिटल के अंदर जब तीनों, सूर्या, अपर्णा और वियान चलते हैं तो वहाँ के सारे लोग नीचे बैठ जाते हैं और अपना सिर को नीचे कर लेते हैं। अरे ये क्या हो रहा? हॉस्पिटल के सारे लोग हमें देखकर ऐसे नीचे क्यों बैठ रहे हैं? क्या मैं किसी टेररिस्ट का बेटा हूँ? सूर्या ये सब सोचकर वियान के तरफ और फिर अपने शरीर के तरफ देखता है। उसको ये सब देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि वो भी एक टेररिस्ट ही हैं। सूर्या जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर निकलता है वैसे ही बहुत सारे लोग अपने हाथों में फूल लेकर सूर्या की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। सूर्या सबसे ज़्यादा हैरान ये देखकर होता है कि लगभग 50 से ज़्यादा लोग काले रंग के किसी वर्दी में बहुत हाईटेक गन्स हाथ में लेकर खड़े होते हैं। वो सारे लोग सूर्या और उसके परिवार को घेर लेते हैं। सूर्या पहले तो ये सब देखकर डर रहा था, पर उसको बाद में समझ आता है कि वो सारे लोग उसकी रक्षा के लिए आए हैं। वो देखता है कि काफ़ी सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स सूर्या और उसके परिवार को देखते ही नीचे झुककर सूर्या को रेस्पेक्ट देते हैं। फिर वो सब सूर्या और वियान और अपर्णा से सवाल करने लगते हैं। सूर्या सर, अब आपको 2 साल के उठने के बाद कैसा लग रहा? सूर्या सर, क्या आपको 2 साल पहले हुई घटना के बारे में कुछ याद है? आपको अभी कैसा लग रहा है? क्या आप उन लोगों से बदला लेने का सोच रहे हो? न्यूज़ रिपोर्टर्स एक के बाद एक सवाल सूर्या के तरफ माइक करके पूछने लगते हैं। मुझे 2 साल से सोकर उठने के बाद कैसा लग रहा है? क्या ही अजीब सवाल हैं ये रिपोर्टर्स भी ना। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मैं हूँ कौन, क्योंकि इस लड़के का नाम भी सूर्या ही है और मेरा नाम भी सूर्या ही है। ये लड़का बिल्कुल मेरे जैसा ही दिखता है और हमारा सरनेम भी सिंघानिया ही है। और सबसे बड़ी बात, आखिर मैं जिनका बेटा हूँ वो लोग कौन हैं? सूर्या खुद से ही ये सारे सवाल करता है। जब उसको कुछ समझ नहीं आता है तो वो अपने सिर को खुजाने के लिए अपना एक हाथ उठाता है। उसके हाथ को उठते देख सारे रिपोर्टर्स बिल्कुल शांत हो जाते हैं और सारे सिपाही हाथों में बंदूक लेकर सावधान हो जाते हैं। अब इन सब को क्या हुआ? ये सब बुत क्यों बन गए? सूर्या खुद से बात करते हुए धीरे से कहता है। जब सूर्या अपने हाथ से अपना सिर खुजा लेता है तो वो सारे रिपोर्टर्स चैन की सांस लेते हैं। वो सारे सिपाही फिर सूर्या, अपर्णा और वियान को कवर करते हुए 3 लग्जरी कार्स के पास लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल के बाहर सिर्फ सूर्या के लिए ही इतने सारे लोग मिलने आए थे कि पूरा रास्ता लगभग लग्जरी कारों से जाम हो चुका था। लेकिन फिर भी सूर्या के पास उन सब में से किसी को भी हिम्मत नहीं हो रही थी आगे आने की, सूर्या से मिलने की। सूर्या भी इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं करता है और जाकर एक लग्जरी कार के अंदर बैठ जाता है। सूर्या के अंदर जाते ही उसको एक लड़की दिखती है जो उसके ठीक बगल में ही बैठी होती है। वो लड़की लगभग 20 साल की लग रही थी और सूर्या खुद 21 साल का था। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि सूर्या की आंखें उसके चेहरे से अपनी नज़र हटा ही नहीं पा रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और उसका गोल सा चेहरा, उसकी गुलाबी होठ, उसके लंबे और काले घने बाल और सबसे बड़ी बात, उसके बदन से निकलती है मंत्रमुग्ध करने वाली खुशबू सूर्या को पागल कर रही थी। तुम मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? सूर्या बोलो। सूर्या उसकी आवाज़ सुनकर अपने होश में आता है और उसको देखता है। तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? सूर्या पूछता है। सूर्या के इस सवाल पर वो लड़की घूरकर उसको देखती है। क्या कहा तुमने? तुम मुझे जानते नहीं।
अच्छा है, तुम मुझे तो भूल ही गए होंगे, क्योंकि उस हादसे से पहले तुम कई लड़कियों के साथ बार के अंदर जो थे, उन लड़कियों की जगह मैं हूँ ही कौन तुम्हारे लिए, वो लड़की सूर्या से कहती हैं। सूर्या सोच में पड़ जाता है। क्या ये पुराना सूर्या काफ़ी सारी लड़कियों के साथ बार में था हादसे से पहले? इसके कारनामे सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये बहुत अश्लील लड़का था। सूर्या मन ही मन सोचता है। वैसे मैं अगर सच बताऊँ तो मुझे सच में तुम याद नहीं हो और ना ही मुझे तुम्हारा नाम पता है और तुम मेरी कौन लगती हो। मुझे कुछ नहीं याद है। सूर्या अपना सिर खुजाते हुए उस लड़की से पूछता है। सूर्या की बात सुनकर वो लड़की हैरान होती है, पर फिर कुछ पल बाद उसकी हैरानी गायब हो जाती है। मेरा नाम अनाया है और मैं तुम्हारी फियांस हूँ। हमारी जल्द ही शादी भी होने वाली है। लगता है एक्सीडेंट के वजह से तुम्हारी यादाश्त चली गई है, पर कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी करतूतों को तुम्हें बताने में बड़ा मज़ा आएगा। अनाया इतना कहने के बाद स्माइल करने लगती हैं। सूर्या को अनाया का नाम सुनकर अनन्या की याद आ जाती है। सूर्या अनन्या को बहुत पसंद करता है। अनन्या सूर्या के साथ उसके ही कॉलेज में पढ़ती हैं। सूर्या जब अनाया से शादी वाली बात सुनता है तो वो चिल्ला पड़ता है। क्या हमारी शादी होने वाली है? सूर्या लगभग चिल्ला कर ये कहता है। अनाया ये सुनकर शांति से उसको देखने लगती हैं। हाँ, हमारी जल्द ही शादी भी होने वाली। पर तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो? उस टाइम तो तुम बहुत खुश थे जब हमारी एंगेजमेंट हुई थी। अच्छा हाँ, तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं है। वैसे मेरा तुमसे शादी करने का कोई भी इरादा नहीं है, वो तो मुझे अपने पेरेंट्स के वजह से शादी के लिए मानना पड़ा। अनाया सूर्या से कहती हैं। सूर्या शांत हो चुका होता है। अच्छा, क्या तुम मेरे सारे कारनामे के बारे में मुझे बता सकती हो? पर अभी नहीं, जब मैं घर पहुंच जाऊंगा और कुछ अच्छे और साफ सुथरे कपड़े पहनकर खाना वाना खा लूंगा तब उसके मुझे तुम आराम से मेरे बारे में सब कुछ बताना। फिलहाल के लिए तो मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है। सूर्या कहता है। तभी उसको याद आया कि वो मरने से पहले भी काफ़ी भूखा था। अनाया इस बदले हुए आयान को बहुत ही अलग नज़रों से देख रही थी। सूर्या के भूख के वजह से उसका चेहरा किसी छोटे बच्चे की तरह बन गया था। अनाया सूर्या का चेहरा बहुत प्यार से देख रही होती हैं। सूर्या, तुम कितने बदल चुके हो, पर मुझे तुम्हारा ये बदला हुआ रूप ज़्यादा पसंद आया। अनाया अपने मन में सोचती हैं और हल्के से एक बहुत खूबसूरत स्माइल करती हैं। सूर्या की नज़र जब अनाया पर जाती है तो वो देखता है कि अनाया उसको बड़े ध्यान से और शांति से देखते जा रही है। सूर्या फिर अपना चेहरा कार की विंडो की तरफ कर देता है। वियान और अपर्णा भी अपने कारों के बैठ जाते हैं। उन सब के बैठने के बाद कार स्टार्ट होती हैं और ग्वालियर के रास्तों पर चलने लगती हैं। उन रास्तों पर कम से कम 30 के आसपास लग्जरी कार्स लाइन से चल रही थी और अगल बगल में भी कुछ कार्स चल रहे थे। उनमें से सूर्या की कार ठीक उन सब के कारों के बीच चल रहा था। लगभग 1 घंटे के अंदर वो सब एक बहुत बड़े और शानदार बंगले के बाहर आकर अपनी कारों को रोकते हैं। उन कारों के रुकने के बाद सब अपनी अपनी कार से बाहर निकलते हैं। सूर्या भी अपने कार से बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद वो देखता है कि उसके सामने एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा और फैला हुआ बंगला था। उस बंगले को देखने के बाद वो बहुत अलग तरीके का महसूस कर रहा था। सूर्या के कार से बाहर निकलने के बाद ही बहुत सारे सर्वेंट्स भागते हुए उसके पास आते हैं। वो सारे सर्वेंट्स सूर्या के सामने बैठकर अपने एक हाथ को अपने कंधे पर रखकर सूर्या को रेस्पेक्ट देते हैं। फिर वो सब खड़े हो जाते हैं। हेड सर्वेंट आगे आती हैं। सूर्या, सर चलिए अपने बंगले के अंदर। अंदर में आपका बहुत से लोग इंतज़ार कर रहे हैं। हेड सर्वेंट बहुत ही तमीज़ के साथ सूर्या से कहती हैं। सूर्या पहले हेड सर्वेंट को देखता है, फिर बंगले को देखकर हल्के से कहता है, क्या ये पूरा बंगला मेरा है? एपिसोड 5 ब्लू डायमंड ब्लेजर। सूर्या हॉस्पिटल से निकलकर अपने मोम और डैड के साथ अपने बंगले के लिए निकल जाता है। सूर्या को अपनी कार में अनाया मिलती हैं। अनाया सूर्या की फियांस होती हैं। वो दोनों बंगले के बाहर पहुंचते हैं। सूर्या अपने बंगले को देखकर पूरा हैरान होता है क्योंकि उसको लग नहीं रहा था कि उसके नए मोम डैड इतने ज़्यादा अमीर होंगे। अनाया अपनी कार से निकलती हैं और सूर्या के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं। हेड सर्वेंट सूर्या को अंदर ले जाती हैं। सूर्या अंदर जाता है। ये बांग्ला तो पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी से 10 गुना ज़्यादा बड़ा है। सूर्या मन ही मन सोचता है। जो सूर्या के सिक्योरिटी के लिए कुछ स्पेशल ऑफिसर्स थे वो बंगले के बाहर ही खड़े हो जाते हैं। वियान और अपर्णा भी आज बहुत खुश थे क्योंकि सूर्या बहुत महीनों बाद अपने घर आया था। सूर्या जब बंगले के अंदर आता है तो खुद ब खुद सारे लोगों का अटेंशन सूर्या के तरफ चला जाता है। सूर्या के साथ साथ ही अनाया भी चल रही थी। वियान सूर्या के पास आते हैं और को लेकर के आगे जाते हैं। चलो सूर्या, मैं तुम्हें मेहमानों से मिलवाता हूँ। अनाया तुम भी चलो। वियान सूर्या और अनाया को अपने साथ ले जाते हैं।
सूर्या, इनसे मिलो, ये हैं एन मल्टीनेशनल के मालिक और अनाया के पिता के साथ साथ मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक। वियान कहते हैं। हेलो सूर्या सर, वरुण कहते हैं। वरुण सूर्या के हरकतों से अच्छे से वाकिफ थे, इसलिए वो घबराते हुए सूर्या को सर कह देते हैं। आप मुझे सर मत कहिए, मैं आपके बेटे का उम्र का हूँ, इसलिए आप मुझे बेटा कहकर बुला सकते हैं। वैसे भी अब तो हम फैमिली हैं, सूर्या कहता है। सूर्या की बात सुनकर वियान, वरुण और अनाया हैरानी भरी नज़रों से उनको देखने लगते हैं। सूर्या को जब वो लोग ऐसे देख रहे होते हैं तो उसको अजीब लगने लगता है। क्या हुआ आप तीनों को? मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? सूर्या पूछता है। नहीं सूर्या बेटा, तुमने कुछ गलत नहीं कहा, बस हम ऐसे ही तुम्हें देख रहे थे कि अब तुम काफ़ी समझदार हो गए हाँ पहले से। वरुण मुस्कुराते हुए सूर्या से कहते हैं। सूर्या उनकी बात पर सिर्फ एक स्माइल कर देता है। अनाया इस बार सूर्या को काफ़ी इज्जत से देख रही थी। वियान सूर्या को आगे लेकर जाते हैं और बाकी मेहमानों से भी मिलाते हैं। सूर्या कुछ देर में ही सबके ऊपर अपना अच्छा इंप्रेशन जमा देता है। उसका ये बदला रूप देखकर काफ़ी लोग बहुत खुश थे। सूर्या अभी भी हॉस्पिटल के कपड़ों में ही था। मैं ज़रा अपने कपड़े बदल कर आता हूँ। अनाया, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? सूर्या पार्टी में आए गेस्ट से कहता है। वो अनाया से मदद मांगता है। अनाया उसकी बात सुनकर उसको बड़ी बड़ी आंखों से देखती है। सूर्या समझ गया था कि वो गलत समझ रही हैं, इसलिए वो अनाया के नज़दीक जाता है। अनाया, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मुझे कुछ याद नहीं है, इसलिए मुझे मेरा कमरा दिखा दो प्लीज़। सूर्या धीरे से अनाया के कान में कहता है। अनाया फिर सूर्या के साथ वहाँ से सूर्या के कमरे की तरफ जाने लगती हैं। सूर्या पूरे बंगले के इंटीरियर को ध्यान से देखने लगता है। ये बंगला कितना सुंदर है, मैंने कभी इतना बड़ा और सुंदर बंगला नहीं देखा। सूर्या अनाया के पीछे चलते चलते बड़बड़ाता है। अनाया उसकी सारी बात सुन रही होती है। सूर्या फिर अनाया को देखता है और उसके पास जाता है। अनाया, तुम भी बहुत अमीर होगी ना, तुम्हारे पिता तो बहुत अच्छे इंसान हैं, सूर्या कहता है। उसकी बात सुनकर अनाया सूर्या को देखने लगती हैं, फिर एक ठंडी सांस छोड़ते हैं। हाँ, हमारा परिवार भी काफ़ी अमीर है, पर तुम्हारे परिवार से ज़्यादा नहीं। और मेरे पिता तुम्हें अच्छे लगे होंगे, पर उनका अंडरवर्ल्ड में काफ़ी बड़ा नाम है। उन्होंने कई लोगों को अपने हाथों से मारा है। सूर्या ये सुनकर हैरानी से अनाया को देखता है, फिर वो उससे आगे कुछ नहीं कहता है और वापस से बंगले को काफ़ी गौर से देखने लगता है। अनाया सूर्या को उसके आलिशान कमरे के अंदर ले जाती हैं। ये लो, तुम्हारा रूम भी आ गया, अनाया कहती हैं। सूर्या रूम के अंदर जाने के बाद उस रूम को बहुत ही ज़्यादा गौर से देखने लगता है। ये मेरा रूम है, ये रूम तो बहुत बड़ा है, यहाँ पर 50 लोग आराम से रह सकते हैं। मैं क्या इस कमरे में अकेला ही रहता हूँ? सूर्या पूछता है। हाँ, तुम यहाँ पर अकेले ही रहते हो, मेरा कमरा तुम्हारे कमरे से छोटा है। जब तुम यहाँ पर नहीं थे तब मेरा यहाँ पर आने का बहुत मन करता था, पर मेरे घर वाले यहाँ पर आने ही नहीं देते थे। बस मैं वियान पापा से और अपर्णा माँ से मिलने आती थी, अनाया कहती हैं। ठीक है, तो मैं जाती हूँ, तुम जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाना। इतना कहने के बाद अनाया वापस जाने लगती हैं। उसको जाते देख सूर्या उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। नहीं अनाया, रुको प्लीज़, तुम क्या मुझे नीचे भी ले जा सकती हो? मुझे सच में नीचे जाने का रास्ता नहीं मालूम है, प्लीज़ तुम यहाँ पर वेट करो, मैं तुरंत रेडी होकर आता हूँ। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, सूर्या कहता है। सूर्या का चेहरा किसी छोटे से पप्पी की तरह हो गया था। अनाया सूर्या का प्यारा सा चेहरा देखती हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारा वेट करती हूँ, तुम जल्दी से जाओ और रेडी होकर आओ, फिर हम दोनों ही नीचे पार्टी में जाते हैं, अनाया कहती हैं। सूर्या ये सुन खुश हो जाता है। ठीक है, मैं अभी गया और अभी आया, सूर्या कहता है और वहाँ से तुरंत बाथरूम के तरफ चला जाता है। अनाया बेड पर बैठकर सूर्या के ख्यालों में डूबी हुई थी। उसको सूर्या का प्यारा सा चेहरा बार बार उसके आंखों के आगे आ रहा था। ये मुझे क्या हो रहा है, मुझे बार बार सूर्या के ख्याल क्यों आ रहे हैं? ऐसा मेरे साथ पहले तो कभी नहीं हुआ। कहीं मैं सूर्या को पसंद तो करने नहीं लग गई? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, हमें मिले सिर्फ कुछ घंटे ही हुए जब से सूर्या हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है, अनाया मन ही मन खुद से कहती हैं। इतने में सूर्या भी बात लेकर के बाथरूम से बाहर निकल जाता है। सूर्या अपने कमर पर एक वाइट कलर का टॉवल लपेटा हुआ था। अनाया जब बाथरूम के दरवाजे की खुलने की आवाज़ सुनती हैं तो वो उधर देखती हैं। दरवाजे पर सूर्या खड़ा था। सूर्या की हॉट बॉडी और उसके गीले बाल देखकर वो ब्लश करने लगती हैं। वो तुरंत अपना चेहरा किसी और साइड मोड़ लेती हैं। मैंने कुछ नहीं देखा, और तुम्हारे एब्स को तो मैं बिल्कुल देखा ही नहीं। अनाया का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था और वो हड़बड़ाते हुए कुछ भी सूर्या से कहते जा रही थी। सूर्या उसकी बातों को सुनकर है देता है।
ठीक है, मैं अभी कपड़े पहन कर आता हूँ, सूर्या कहता है। वो फिर अपने ड्रेसिंग एरिया में चला जाता है। वहाँ पर सूर्या को तरह तरह के कपड़े दिख रहे थे। वो सारे कपड़े बहुत महंगे लग रहे थे सूर्या को। सूर्या को कुछ समझ नहीं आता है कि उसको क्या पहनना चाहिए। उसने पहली बार इतने वैरायटी के कपड़े देखे थे। उसकी नज़र एक खूबसूरत से नीले रंग के ब्लेजर पर जाती है। उस ब्लेजर के किनारों पर कुछ चमकीले पत्थर लगे हुए थे जो नीले रंग के थे। ब्लेजर के सीने वाले हिस्से पर चमकीले पत्थरों से एक रोज का फूल जड़ा हुआ था जिसका रंग भी नीला ही था। सूर्या को वो ब्लेजर पसंद आ जाता है तो वो उस ब्लेजर को निकल लेता है और डार्क ब्लू कलर की टाई, शर्ट और पेंट भी निकाल लेता है। जब वो उस बड़े कावड़ के नीचे देखता है तो उसको जूतों का सेक्शन दिखता है जहाँ पर कई तरह के रंग बिरंगे फॉर्मल और अनफॉर्मल जूते थे। उनमें से वो अपने ब्लेजर के रंग का ही जूता निकाल लेता है। उस जूते के ऊपर लग रहा था कि किसी चमकीले पत्थर को पिघलाकर उसके ऊपर एक परत चढ़ा दी गई हो। वो कुछ देर में ड्रेस पहनकर रेडी हो जाता है और परफ्यूम भी लगा लेता है। उसको अपने बड़े से आईने के नीचे बहुत सारे चीज़ें दिखती हैं। उनमें से सिर्फ वो जेल को लेता है और ढक्कन को खोलकर अपनी उंगलियों को उसके डालकर जेल निकलकर अपने बालों में लगाकर अपने बालों को सेट कर लेता है। जब सूर्या पूरी तरह से रेडी हो जाता है तो वो आईने के सामने खुद को देखता है। अब मैं अच्छा दिख रहा हूँ, सूर्या खुद से कहता है। वो वहाँ से निकलकर अनाया के पास जाता है। अनाया सूर्या को देखती हैं तो बस देखते ही रह जाती हैं। सूर्या बहुत हैंडसम लग रहा था। अनाया मैं कैसा लग रहा हूँ? सूर्या पूछता है। तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, चलो फिर अब चलते हैं पार्टी में, अनाया स्माइल करते हुए कहती हैं। सूर्या फिर अनाया के साथ वहाँ से नीचे जाने लगता है। जब नीचे पार्टी में काफ़ी समय हो जाता सूर्या की राह तकते तकते तो लोग बोर होने लगते हैं। पर तभी सीढ़ी से उन लोगों को सूर्या और अनाया दिखते हैं नीचे आते हुए। जब बाकी परिवारों की लड़कियां सूर्या को देखती हैं तो उनके दिल में कुछ कुछ होने लगता है। सूर्या बहुत ज़्यादा हैंडसम था। सारे बिजनेसमैन सिर्फ सूर्या के ब्लेजर को ही देखने लग जाते हैं। ये इस ब्लेजर के ऊपर तो ब्लू डायमंड जड़ा हुआ है ना? हाँ, वो ब्लू डायमंड ही हैं। ब्लेजर के ऊपर तो कितने सारे ब्लू डायमंड्स लगे हैं और वो सीने पे रोज जो बना है ब्लू डायमंड से वो तो और भी ज़्यादा खूबसूरत हैं। हाँ, तुमने सही। तुम्हें क्या लगता है इस ब्लेजर की कीमत क्या होगी? कम से कम इस ब्लेजर की कीमत 2 करोड़ होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 6 करोड़ होगा। ये तो बहुत महंगा है। बाकी के लोग ब्लेजर के रेट के बारे में ही बातें करने लगते हैं। सूर्या जब पूरा नीचे उतर जाता है तो अब उन लोगों की नज़र ब्लेजर को छोड़कर उसके जूते के ऊपर जा टिकते हैं। सूर्या अनाया के साथ अपने पिता वियान के पास जाता है। तीनों फिर एक बड़े से स्टेज के जैसे पर चढ़ जाते हैं। सूर्या के आ जाने की खुशी में अब इस पार्टी को हम स्टार्ट करते हैं, वियान कहते हैं। उनके ये कहने के बाद पार्टी शुरू हो जाती है और सारे लोग पार्टी का मज़ा लेने लगते हैं। वियान कुछ बिजनेसमैन्स के साथ बिजनेस से रिलेटेड बातें कर रहे होते हैं तो अपर्णा अपनी सहेलियों के साथ गप्पे लड़ा रही होती हैं। सूर्या अनाया को उसकी सहेलियों के साथ छोड़ देता है और खुद खाना खाने के लिए एक बड़े से डाइनिंग टेबल के पास चला जाता है। उस डाइनिंग टेबल के ऊपर कई तरह के खाने रखे हुए थे। सूर्या को तो बस बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई थी, इसलिए वो जल्दी से एक प्लेट लेता है और उसके अंदर एक एक करके कई तरह के वैरायटी रखने लगता है। सूर्या पूरा 3 प्लेट खाना ले लेता है, फिर वो एक टेबल पर जाकर बैठ जाता है। बैठने के बाद वो खाने पर टूट पड़ता है और इधर अनाया अपनी सहेलियों के साथ सूर्या के टेबल से थोड़ी दूर पर ही बैठी हुई। अनाया की सहेलियाँ तो बस सूर्या को ही देख रही थी। अनाया जब देखती हैं उसकी दोस्त उसके फियांस को अलग नज़र से देख रही हैं तो उसको गुस्सा सा आने लगता है, क्योंकि सूर्या तो उसका हो चुका था। अनाया अपनी आवाज़ में भारीपन लाकर दांतों को दबाकर गुस्से से अपनी सहेलियों से कहती हैं, तुम सब मेरे फियांस को ऐसे क्यों देख रही हो? तुम सबको ये पता है ना कि उसने मेरे साथ एंगेजमेंट की है, इसलिए उसको देखने का हक सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं। एपिसोड 6 प्ले बॉय सूर्या। जब अनाया देखती है कि उसकी सहेलियाँ उसके फियांस को देख रही हैं तो पता नहीं क्यों अनाया को गुस्सा आ जाता है और वो सारा गुस्सा अपनी सहेलियों पर उतार देती है। ऐसे अनाया को गुस्सा होते देख अनाया की दोस्त शनाया उसको छेड़ती हैं। क्या बात है अनाया, तुझे बड़ी जेलेसी फील हो रही हमें तेरे फियांस को देखते देख? कहीं तू सूर्या से प्यार तो नहीं कर बैठी? शनाया कहती हैं। अनाया ये सुन अपने होश में आती है और ब्लश करने लगती हैं। नहीं भला मैं क्यों जेलस होऊंगी? रही बात सूर्या से प्यार की वो तो मैं कर नहीं सकती, अनाया कहती हैं। अनाया ये सब बात अपनी आंखों को इधर से उधर घुमाते हुए कह रही थी। शनाया और बाकी लड़कियों को समझ आ रहा था कि वो उन लोगों से झूठ बोल रही हैं। चल ठीक है अनाया कि तू सूर्या से प्यार नहीं करती है, पर तू फिर इतना ब्लश क्यों कर रही है? अपने फियांस का नाम तेरे नाम में जुड़ता सुन, शनाया कहती हैं।
अनाया आगे शनाया से कुछ नहीं कहती हैं क्योंकि इसका जवाब तो खुद उसके पास भी नहीं था। उन सब के बाद में सूर्या आता है और उन गर्ल्स को ज्वाइन करता है। हेलो गर्ल्स, और क्या बातें चल रही हैं? सूर्या कहता है। उसकी नज़र उसके बगल में बैठी अनाया पर जाती है। अनाया सूर्या को देख उसके पास अपनी चेयर को खिसका लेती हैं। नहीं, कुछ भी बातें नहीं चल रही हैं, तुम जाकर अपने फ्रेंड्स से बातें करो, यहाँ हमारे पास क्या कर रहे हो? अनाया कहती हैं। अच्छा तो ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, सूर्या कहता है और वहाँ से उठने लगता है। तभी शनाया और बाकी की लड़कियाँ यहाँ से जाने के लिए रोकते हैं। सूर्या जीजू, आप हमें ऐसे कैसे छोड़कर जा सकते हैं? आपको तो पता ही होगा न कि अनाया तो हमेशा ही गर्म रहती हैं। शनाया कहती हैं। उनके कहने पर पहले सूर्या अनाया की तरफ देखता है, फिर वहाँ पर बैठ जाता है। मैं यहाँ पर बैठ तो गया हूँ पर मुझे लड़कियों से बातें करने का एक्सपीरियंस नहीं है, सूर्या कहता है। सूर्या की बात सुनकर सारी लड़कियां शॉक हो जाती हैं सिवाय अनाया के, क्योंकि उसको पता था कि सूर्या को कुछ भी याद नहीं था। जीजू, आप ये क्या बोल रहे हैं? आपके जैसे प्ले बॉय को लड़कियों से बातें करने नहीं आती, शनाया कहती हैं। सूर्या प्ले बॉय वाली बात सुन सिर्फ थोड़ा ही हैरान हुआ क्योंकि उसको इतना कुछ अंदाजा तो पहले से ही हो गया था। अनाया अपनी जगह से उठती हैं और सूर्या को भी अपने साथ पकड़कर वहां से किसी और टेबल पर चली जाती हैं। सूर्या, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारी सारी हरकत बताती हूँ, तुम्हें जानना था ना? अनाया कहती हैं। हाँ ठीक है, मैं सुन रहा हूँ, बताओ मेरे बारे में, सूर्या मुस्कुराते हुए कहता है। अनाया फिर सूर्या के पास्ट के बारे में उसको सारी बातें बताने लगती हैं। वो दोनों एक दूसरे से बातें करते करते पूरी तरह से खो गए थे। अनाया के परिवार और सूर्या की परिवार की नज़र जब उन दोनों के टेबल पर जाती है तो उन दोनों का परिवार खुश होने लगता है क्योंकि अब वो दोनों एक दूसरे से घुल मिल रहे थे। उन दोनों की पहले कभी भी एक दूसरे से जमती नहीं थी। वो दोनों पहले बहुत नोक झोंक और लड़ाई भी करते थे। अनाया अब सूर्या से काफ़ी खुलकर बात कर रही थी और है भी रही थी, सूर्या भी है रहा था। अनाया की सब दोस्त ऐसे अनाया को हंसते देखती हैं तो वो शॉक हो जाती हैं क्योंकि अनाया कभी भी किसी से इतना खुलकर बात नहीं करती थी। शनाया अनाया को खुश होते देख स्माइल करती हैं। सुबह से दोपहर के 3 बज जाते हैं। पार्टी अब खत्म होने लगती है और सारे लोग वापस जाने लगते हैं। सूर्या और अनाया को कोई खबर ही नहीं होती है कि सारे लोग अब वापस जाने लगे हैं। शनाया उन दोनों के पास आकर अपने हाथों को फोल्ड करके खड़ी हो जाती हैं। जीजू और अनाया, हेलो, दोनों के कानों में मेरी आवाज़ जा रही है क्या? शनाया उन दोनों को छेड़ते हुए कहती हैं। शनाया की आवाज़ से उन दोनों का ध्यान अब जाकर शनाया पर टिकता है। शनाया, क्या हुआ, क्यों हमें डिस्टर्ब कर रही हो? अनाया कहती हैं। पहले अपनी चारों तरफ तो देखो, फिर मुझसे तुम कुछ कहना। इतना कहकर शनाया मुस्कुराने लगती हैं। उसकी बात सुनकर अनाया और सूर्या दोनों ही अपने चारों तरफ देखते हैं। वहां पर बहुत सारे सर्वेंट्स और उन तीनों के अलावा और कोई भी नहीं नजर आ रहे होते हैं। सूर्या अपना सिर खुजाता है। उसको लग ही नहीं रहा था कि उन दोनों को बात करते करते इतना समय बीत चुका था। अब ठीक है शनाया, तुम चली जाओ, मैं कुछ देर यहीं रुकूंगी, अनाया कहती हैं। शनाया फिर एक बार अनाया को छेड़ती हैं। ठीक है, मैं जा रही, तुम पूरे मज़े करना अनाया। शनाया इतना कहती हैं और अनाया को आंख मार के तुरंत वहां से चली जाती हैं। ये तुम पूरे मज़े करना से शनाया का क्या मतलब था? सूर्या पूछता है। नहीं वो कुछ नहीं, तुम शनाया की बातों के ऊपर ध्यान मत दो, वो बिना सर पैर की बातें करती हैं। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा बंगला घुमाती हूँ, अनाया कहती हैं। सूर्या खुश हो जाता है बंगला घूमने वाली बात सुनकर क्योंकि उसे खुद अपने बंगले को अच्छे से देखने का मन था। ठीक है फिर चलो दिखाओ मुझे मेरा बंगला, सूर्या एक्साइटेड होते हुए कहता है। दोनों अपनी जगह से उठते हैं और अनाया सूर्या को अपने साथ लेकर जाती हैं। अनाया सूर्या को सबसे पहले उसके बंगले के अंदर का सबसे खूबसूरत जगह दिखाती हैं, जो होता है उस बंगले का बहुत बड़ा गार्डन। वो गार्डन बहुत बड़ा होता है और उस गार्डन के अंदर झील और कई तालाब भी होते हैं। उन झीलों और तालाबों में बहुत खूबसूरत मछलियां भी तैर रही थी। गार्डन के अंदर झील वाली साइड पर सफ़ेद पत्थरों से एक छोटा सा चाय या नाश्ता करने के लिए जगह बना हुआ था, वहां पर उन्हीं सफ़ेद पत्थर से बने टेबल और चेयर्स भी थे। सूर्या को वो जगह बहुत अच्छा लगता है। चलो मैं आगे दिखाती हूँ, अनाया स्माइल करते हुए कहती हैं। सूर्या उसके पीछे पीछे जाने लगता है। अनाया सूर्या को स्विमिंग पूल के पास लेकर जाती हैं। स्विमिंग पूल काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। स्विमिंग पूल के एरिया के ऊपर पूरा शीशे से कवर था जिससे आसमान बिल्कुल साफ साफ देखा जा सकता था। पूल के थोड़ी दूर पर एक काफ़ी डिज़ाइनर छोटा सा कमरा बना हुआ था जिसके अंदर आराम करने के लिए सारे सामान थे। अनाया सूर्या को आगे टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, फुटबॉल प्रैक्टिस स्टेडियम, क्रिकेट प्रैक्टिस हॉल, जिम और भी बहुत कुछ दिखाती हैं।
उस बंगले के अंदर बहुत सारे कमरे थे और बहुत बड़ा हॉल और भी बहुत कुछ था। वो बंगला सूर्या के सोच से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। अनाया को भी अब धीरे धीरे करके सूर्या का साथ कहीं ना कहीं पसंद आ रहा था। सूर्या अब काफ़ी ज़्यादा थक चुका था। वो काफ़ी चला था, उसके पैर अब दर्द करना शुरू कर चुके थे। अनाया, मैं काफ़ी थक चुका हूँ, क्या तुम मुझे मेरे कमरे तक छोड़ सकती हो? सूर्या कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें अभी लेकर के चलती हूँ तुम्हारे रूम में। अनाया कहती हैं और मुस्कुराते हुए बस सूर्या को देखने लगती हैं। अनाया उसको उसके कमरे तक छोड़ देती हैं। सूर्या, तुम आराम करो, मैं बाद में मिलती हूँ। इतना कहने के बाद अनाया जाने लगती हैं। तभी उसको कुछ याद आता है और पीछे पलटकर सूर्या को देखती हैं। क्या तुम्हारे पास मेरा नंबर है? अनाया सॉफ्ट वॉइस में पूछती हैं। सूर्या अपना जैब टटोलता है और फिर अपना फ़ोन निकालता है। उसका फ़ोन काफ़ी पुराने मॉडल का था और उसके स्मार्टफोन पर काफ़ी सारे स्क्रैचेस भी होते हैं। नहीं, मेरे पास तुम्हारा नंबर तो नहीं है, पर तुम क्यों पूछ रही हो? सूर्या अनाया से पूछता है। वो नहीं, बस ऐसे ही। नहीं, मेरा मतलब अगर तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत हो तो तुम मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो, बस इसीलिए पूछ रही थी। अनाया हड़बड़ाते हुए कहती हैं। ठीक है, तो लो मेरा नंबर, अनाया कहती हैं। सूर्या अनाया का नंबर ले लेता है और सेव भी कर लेता है। अनाया वहाँ से फिर जल्दी से बाहर आती हैं। सूर्या के कमरे से बाहर आते ही वो किसी छोटी बच्ची की तरह उछलते उछलते सूर्या के बंगले से बाहर आ जाती हैं और अपनी कार में बैठकर घर के लिए निकल जाती हैं। वो पूरे रास्ते सूर्या के बारे में ही सोच रही थी। इधर सूर्या अपने सारे कपड़े खोलकर कुछ कंफर्टेबल कपड़े पहनता है और अपने बिस्तर के ऊपर लेट जाता है। बेड बहुत नरम था, सूर्या के लेटते ही उसको नींद आ जाती है और वो सो जाता है। हे, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे सूर्या, तुमने किससे पंगा लिया है, अब तुम्हें पता चलेगा, तुम नहीं बचोगे। इसके साथ ही सूर्या उठ जाता है। वो एक बहुत बुरा सपना देखता है। उसका शरीर एयर कंडीशन के अंदर भी पसीने से पूरा भीग चुका था। वो टेबल पे रखे पानी के गिलास को सांस में ही पी जाता है। सूर्या के कमरे पर दस्तक होती है। सूर्या सर खाना नीचे डाइनिंग टेबल पर लग चुका है। सब आपके आने का इंतज़ार कर रहे हैं, एक सर्वेंट कहता है और फिर वहाँ से चला जाता है। सूर्या उठकर खड़ा हो जाता है और नीचे चला जाता है। नीचे डाइनिंग टेबल पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। उनमें से कुछ बिजनेसमेन्स और वुमेन्स थी तो कुछ खुद सूर्या के फैमिली मेंबर थे। डिनर पे अनाया और उसकी फैमिली भी आई थी। सूर्या को अनाया के बगल वाली शीट खाली दिखती है तो वो वहां जाकर अनाया के बगल में बैठ जाता है। सूर्या को देखकर अनाया बच्चों की तरह खुश होने लगती हैं। उसको सूर्या का साथ अब अच्छा लगने लगता है। वियान, सूर्या के पिता कुछ बिजनेस के सिलसिले से बाहर गए हुए थे। सर्वेंट्स सारे मेहमानों और सूर्या को खाना परोसते हैं। सब मिलकर बातें करते हुए खाना खा रहे होते हैं। अनाया तिरछी नज़रों से सूर्या को देख रही होती हैं जबकि सूर्या किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। मुझे पूरे 2 दिन होने को आए हैं और अभी तक मुझे रोहन ने ना ही कोई कॉल किया और ना ही कोई मैसेज। कहीं रोहन किसी परेशानी में तो नहीं? नहीं, वो परेशानी में नहीं होगा, शायद वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहा होगा। सूर्या मन ही मन सोचता है। सूर्या बहुत तमीज़ और तहज़ीब के साथ खाना खा रहा था। उस बिजनेस डिनर में आए मेहमानों की बेटियों के नज़रें सूर्या पर ही जा रही थी। अनाया ये सब अच्छे से नोटिस कर रही थी और उसको काफ़ी जलन भी हो रही थी। सूर्या खाना खाते वक्त सारे व्यंजनों का स्वाद अपने मुंह के अंदर महसूस कर रहा था। उसने ऐसा खाना अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं खाया था। वो जल्दी से अपना खाना ख़त्म करता है और चेयर से उठ जाता है। माँ, मेरा खाना हो गया, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, सूर्या कहता है। सूर्या की माँ अपर्णा मुस्कुरा देती हैं और जाने के लिए कह देती हैं। वो वहाँ से अपने कमरे के अंदर चला जाता है। वो अब अपनी सारी परेशानी को पीछे छोड़कर बस इस लम्हे को अच्छे से एंजॉय करना चाहता है। वो कभी दिल्ली के अंदर रहते हुए भी दिल्ली ठीक से नहीं घुमा था और आज उसके पास मौका था हर चीज़ करने का और घूमने फिरने का भी। भले ही वो दिल्ली ना घूम सके अभी, पर ग्वालियर शहर तो अच्छे से घूम सकता था। सूर्या अपना फ़ोन उठाता और अनाया को कॉल मिलाता है। रिंग जाती है, फिर तुरंत अनाया कॉल रिसीव कर लेती हैं। हेलो, उधर से अनाया कहती हैं। इधर सूर्या नर्वस होता है क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कैसे बोले कि उसको अभी इतनी रात को बाहर घूमने जाना है। हेलो अनाया, मुझे कहना था कि मुझे अभी बाहर घूमने जाना है, तो क्या तुम मुझे ये ग्वालियर घुमाने के लिए ले चल सकती हो? सूर्या लड़खड़ाती आवाज़ में कहता है। अनाया बाहर जाने वाली बात सुनकर स्माइल करने लगती हैं और सूर्या से कहती हैं, सूर्या ठीक है, मैं तुम्हें बाहर ले चलती हूँ। तुम बंगले के बाहर आओ, मैं पहुँचती हूँ और फिर हम दोनों घूमने चलते हैं। एपिसोड 7। सूर्या को ग्वालियर शहर घूमने का बहुत मन करता है, इसलिए वो अनाया को कॉल करता है। अनाया सूर्या को बंगले के बाहर आने को कहती हैं।
सूर्या भी थोड़े ठीक ठाक कपड़े पहनकर बंगले के बाहर जाकर अनाया के आने का वेट करने लगता है। कुछ देर बाद वहां पर एक बड़ी सी ब्लैक रंग की मर्सिडीज कार सूर्या के पास आकर खड़ी हो जाती है। सूर्या वो एक्सपेंसिव कार देखकर बस देखते ही रह जाता है। वो कार देखने में ही बहुत महंगी और खास लग रही थी। उस कार की विंडो खुलती है और वहां पर सूर्या को अनाया बैठी हुई दिखती है। सूर्या कार के अंदर बैठी अनाया के पास जाता है। ये तुम्हारी मर्सिडीज तो बहुत कमाल की लग रही है, सूर्या कहता है। अनाया सूर्या को देख रही होती है। सूर्या चलो अब जल्दी से अंदर बैठ जाओ, फिर हम चलते हैं, अनाया कहती हैं। सूर्या तुरंत कार के अंदर बैठ जाता है। अनाया कार चालू करती हैं और काफ़ी तेज़ी से वो कार को चलाते हुए वो दोनों बंगले से दूर जाने लगते हैं। सूर्या अपने साइड का विंडो खोल लेता है और विंडो से अपना सिर बाहर कर रास्तों को पीछे छूटते हुए देखने लगता है। उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है। अनाया सूर्या को बार में ले जाती हैं। वहाँ पर दोनों खूब डांस करते हैं। सूर्या लो, अनाया ड्रिंक पास करते हुए कहती हैं। अनाया मैं ड्रिंक नहीं करता, सूर्या वाइन को खुद से दूर करते हुए कहता है। अनाया भी ज़्यादा सूर्या को नहीं बोलती और खुद ड्रिंक कर लेती है। अनाया काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेती हैं जिसके वजह से वो अपना होश खो बैठती हैं। सूर्या तुम ना बहुत प्यारे हो, तुम्हें पता है मैं ना तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, पर पता नहीं जब से तुम हॉस्पिटल से वापस आए हो तब से तुम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगने लगे हो। मैं चाहती हूँ कि बस तुम मेरे साथ रहो, बस और किसी के साथ नहीं। अनाया नशे में धुत होते हुए कहती हैं। अनाया खुद को संभाल नहीं पा रही होती हैं। अनाया तुमने बहुत ड्रिंक कर ली है, चलो हम घर वापस चलते हैं, सूर्या कहता है। सूर्या को अपने बारे में अनाया से ये सब सुनकर थोड़ा खुशी होता है। सूर्या अनाया को उठाने की कोशिश करता है। तुम ना बहुत क्यूट हो, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं पी है, तुम बहुत परेशान होते हो। अनाया इतना कहकर सूर्या के दोनों गालों को खींचने लगती हैं। आउच अनाया, मुझे दर्द हो रहा है, ये तुम क्या कर रही हो, सूर्या कहता है। ऐसे सूर्या को करते देख अनाया बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंसने लगती हैं। सूर्या फिर अनाया को अपने बाहों में उठाता है और बार से बाहर आ जाता है। नहीं नहीं, मुझे घर नहीं जाना, मुझे तुम्हारे साथ डांस करना है, अनाया किसी छोटी बच्ची की तरह अपने हाथ और पैर छटपटाते हुए कहती हैं। सूर्या को अनाया को पकड़ने में तकलीफ होने लगती है क्योंकि अनाया बहुत ज़्यादा हिल-डुल रही थी। जब सूर्या बार के बाहर आता है तो अनाया हिलना डुलना बंद कर चुकी थी। वो देखता है कि अनाया उसके गर्दन पर दोनों हाथ रखकर उसके बाहों में ही सो चुकी होती हैं। अनाया सोते वक्त सूर्या को बहुत प्यारी लग रही थी। वो जल्दी से कार के पास जाता है और कार के पीछे वाली सीट पर अनाया को लेटा देता है। वो ड्राइविंग सीट पर बैठता है और कार स्टार्ट करके अपने बंगले की तरफ ले जाने लगता है। सूर्या को ये अपनी नई जिंदगी बहुत अच्छी लग रही थी और वो बहुत खुश भी था। कुछ देर बाद सूर्या अनाया के साथ अपने बंगले पे पहुंच जाता है। बंगले पे पहुंचने के बाद सूर्या अपनी कार को रोकता है और अनाया को अपने बाहों में उठाकर बंगले के अंदर ले जाता है। बंगले के अंदर के सर्वेंट्स और सारे गार्ड्स भागते हुए सूर्या के पास आते हैं। सारे लोग सूर्या के सामने झुकते हैं। सूर्या सर, अनाया मैम को कुछ हुआ है क्या, हेड सर्वेंट पूछती हैं। नहीं अनाया को कुछ नहीं हुआ है, बस इन्होंने ड्रिंक ज़्यादा करी है, आप इस बारे में माँ और पिताजी को कुछ मत बताना, सूर्या कहता है। वो फिर अनाया को लेकर अपने कमरे के अंदर जाता है और अनाया को बिस्तर पर लेटा कर चादर ओढ़ा देता है। वो कुछ देर अनाया को ही निहारता रहता है। अनाया, मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे पसंद करती हो, पर शायद मैं तुम्हारे किस्मत में नहीं क्योंकि मैं किसी और को पसंद करता हूँ और मैं ये शादी भी नहीं चाहता, सूर्या मन ही मन कहता है। वो वहाँ से उठकर सोफे पर लेट जाता है और चादर ओढ़कर सो जाता है। अगली सुबह अनाया के आंखों पर जब सूरज रोशनी पड़ती है तो वो परेशान होने लगती हैं। उसकी नींद खुल जाती है। जब वो उठकर देखती हैं तो वो अपने आप को सूर्या के कमरे में पाती हैं। उसके सिर में काफ़ी दर्द भी हो रहा था। वो अपने सिर को पकड़कर कल रात के बारे में सोचने लगती हैं कि कहीं उसने कोई गड़बड़ तो नहीं करी थी कल रात को टल्ली होकर। यार सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैंने कल रात को भी गलत तो नहीं किया, जब मुझसे कंट्रोल नहीं होती है तो पता नहीं क्यों मैं इतना पी लेती हूँ, और ये सूर्या कहाँ है, लगता है वही मुझे अपने घर लाया है, अनाया कहती हैं। वो सूर्या को ढूंढने लगती है, अपनी नज़र इधर उधर घुमाते हुए उसको सूर्या सोफे के ऊपर सोता हुआ दिखता है। अनाया बेड से उतरकर सूर्या के पास जाती हैं और उसको देखने लगती हैं। सूर्या सोते हुए बहुत प्यारा लग रहा होता है। सूर्या के लिए अनाया के दिल में और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ जाती है क्योंकि कल रात को उसके पूरे नशे में होने के बावजूद सूर्या अनाया का कोई फ़ायदा नहीं उठाता है। यहाँ तक कि वो अनाया के साथ बेड पर भी नहीं आया था सोने के लिए। अनाया सूर्या को ब्लैंकेट ढंग से उड़ा देती है, फिर वो नहाने के लिए बाथरूम के अंदर चली जाती हैं।
पानी के बहने की आवाज़ से सूर्या की नींद टूट जाती है और वो उठकर बैठ जाता है। वो सीधा घड़ी की तरफ अपनी नज़र मारता है। अभी सुबह के 8 बज रहे थे। वो दोनों हाथों को ऊपर करके अंगड़ाई लेता है। तभी उसकी नज़र बेड पर जाती है। वहाँ पर अनाया नहीं दिखती है सूर्या को। फिर जब बाथरूम से किसी के गुनगुनाने की आवाज़ आती है तो वो समझ जाता है कि बाथरूम के अंदर ज़रूर अनाया ही होगी। सूर्या सोफे से उतरता है और फिर वहाँ से विंडो की तरफ जाता है। वहाँ पर वो तो सिर्फ विंडो कहने के लिए ही था, क्योंकि वहाँ पर ऊपर से लेकर नीचे तक कांच के दरवाजे के जैसा लगा हुआ था, जिससे बाहर का व्यू सूर्या को साफ साफ दिख रहा था। वो अपने पॉकेट से फ़ोन निकाल कर देखता है। उसका फ़ोन काफ़ी ख़राब हो गया था, ऐसा लग रहा था। क्यों ना मैं कोई अच्छा सा ब्रांड न्यू स्मार्टफ़ोन खरीद लूँ, अब तो मेरे पास बहुत सारे पैसे भी हैं, सूर्या सोचता है। वैसे सूर्या के पास जो फ़ोन होता है वो भी काफ़ी महंगा ही फ़ोन होता है, पर उसके फ़ोन्स में क्रैक आ गए थे और ये सूर्या को पता नहीं था कि ये हुआ कैसे और कब। उसको लग रहा था कि ये सब उसके इस बॉडी में आने से पहले ही हुआ होगा। उसके वॉलेट्स के अंदर बहुत सारे कार्ड्स थे। आज मैं अपने लिए एक अच्छा सा न्यू स्मार्टफ़ोन खरीदूंगा, सूर्या कहता है। अनाया भी बाथरूम से नहाकर निकल जाती है। उसके निकलने के बाद सूर्या खुश होता बाथरूम की तरफ जाने लगता है। तभी दरवाजे पर दस्तक होता है। सूर्या और अनाया पहले एक दूसरे को देखते हैं। अंदर आ जाओ, सूर्या कहता है। उसकी परमिशन मिलने के तुरंत बाद एक सर्वेंट अंदर आता है और सबसे पहले नीचे झुककर अपने एक हाथ को अपने कंधे पर रखकर सीधा खड़ा हो जाता है। सर और मैम, आप दोनों का ब्रेकफास्ट नीचे डाइनिंग टेबल पर लग चुका है, सर्वेंट कहता है। तुम एक काम करो, मेरा और सूर्या का ब्रेकफास्ट कमरे में ही ले आओ, अनाया कहती हैं। जी मैम, सर्वेंट कहता है। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। सूर्या अनाया को देखने लगता है। फिर वो बाथरूम में बात लेने के लिए चला जाता है। सूर्या के ऐसे देखने से अनाया को लग रहा था कि वो उससे कुछ कहेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अनाया भी जाकर अपने कपड़े पहनने लगती हैं। आज उसको किसी ज़रूरी मीटिंग में जाना था, इसलिए वो फॉर्मल ड्रेस पहन लेती हैं। वो फॉर्मल ड्रेस में भी किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। अनाया बिल्कुल हल्का सा मेकअप करती हैं और पिंक कलर की लाइट लिपस्टिक लगा लेती हैं। वो बहुत खूबसूरत लग रही होती हैं। सूर्या भी जब तक बाथ लेकर बाथरूम से निकल जाता है। वो सिर्फ एक टॉवल ही लपेटा हुआ था अपने बॉडी पर और उसके बालों के अंदर के पानी के बूंदों टपक कर उसके बॉडी पे गिर रहा था। अनाया तो बस सूर्या को ही देख रही थी। सूर्या तुरंत फिर दूसरा तौलिया लेकर अपने पेट और पीठ पर लपेट लेता है। फिर वो जाकर सिंपल से कपड़े पहन लेता है, ना ही ज़्यादा एक्सपेंसिव और ना ही ज़्यादा लो लेवल के। वो नॉर्मल लेवल के कपड़े पहनता है। जीन्स और शर्ट पहनता है सूर्या, दोनों का कलर ब्लैक ही होता है। उसमें वो बहुत अच्छा लग रहा होता है। तभी दरवाजे से सर्वेंट आता है और टेबल पर दोनों का ब्रेकफास्ट रखता है। सर मैम, ये लीजिए आपका ब्रेकफास्ट, सर्वेंट कहता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। सूर्या जब अनाया को देखता है तो अनाया उसको फॉर्मल ड्रेस में दिखती है। अनाया, ये तुमने फॉर्मल ड्रेस क्यों पहने है, सूर्या पूछता है। वो आज मेरी मीटिंग है, आज कुछ स्पेशल होगा। ये नहीं पता कि क्या होगा, मुझे बस इतना पता है कि कोई बहुत अमीर लड़के के आने की खुशी में ये मीटिंग और छोटी सी पार्टी रखी जा रही है। मेरे डैड आज किसी काम से इंडिया से बाहर हैं, इसलिए उनकी जगह पार्टी और मीटिंग दोनों में अटेंड करूंगी, अनाया कहती हैं। सूर्या टेबल के पास बैठकर नाश्ता करने लगता है और अनाया भी नाश्ता कर रही होती हैं। जब दोनों का ब्रेकफास्ट फिनिश हो जाता है तो अनाया खड़ी होती हैं और अपना पर्स लेकर जाने लगती हैं। बाय सूर्या, हम शाम को मिलेंगे, अनाया इतना कहकर वहाँ से चली जाती हैं। सूर्या अब ये पूरा दिन गुजारने का प्लान बनाने लगता है। मैं सबसे पहले कोई एक अच्छा फ़ोन लूँगा, जाकर फिर पापा के पास जाऊँगा, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था आज वो कुछ बहुत खास चीज़ अनाउंस करने वाले हैं, शायद इसमें ही बहुत वक्त लग जाएगा, सूर्या सोचता है। वो खड़ा होता है और बंगले के गाड़ियों वाले इलाके में जाने लगता है। वहाँ पहुँचने के बाद उसको बहुत सारी कारें खड़ी दिखती हैं। वो सभी कार स्पोर्ट्स कार लग रही थी। सूर्या ने ऐसे कार्स कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे थे। वो उनमें से एक रेड कलर की मैक्लेरेन कार के पास जाता है और उसको देखने लगता है। वो कार बाकी सारी कारों से अलग ही लग रहा था। उसका डिज़ाइन और लाइट्स, उसके दरवाजे, उसका कलर सब बहुत ज़बरदस्त था। वो उस कार के अंदर बैठ जाता है। कार के अंदर का सिस्टम भी बहुत खतरनाक दिख रहा था। उस कार के अंदर सब कुछ था, किसी चीज़ की भी कमी नहीं थी। सूर्या कार को स्टार्ट करता है। कार के इंजन के शुरू होते ही बहुत ज़ोर से वो कार आवाज़ करती हैं। सूर्या मुस्कुराते हुए कार के स्टीयरिंग को अपने हाथ से घुमाने लगता है। वो कार अब गोल गोल घूम रही होती है। सूर्या को बहुत मज़ा आ रहा होता है। वो कार को फिर गोल गोल घुमाना बंद करके तेज़ी से बंगले के बाहर निकालता है। वो कुछ ही देर में बंगले से काफ़ी दूर आ जाता है। सूर्या अपने कार के अंदर के मैप में एक बड़ा स्मार्टफोन स्टोर ढूंढता है।
उसको एक स्मार्टफोन का स्टोर मैप के अंदर दिखता है, पर वो स्टोर काफ़ी दूर था। लगभग वहां जाते जाते उसको अपनी कार से 2 से 3 घंटे का समय लगने वाला था। वो अपने कार की स्पीड थोड़ी सी बढ़ाता है और वो कार हवा से बातें करने लगती हैं। लगभग 2 घंटे के बाद सूर्या अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। वो स्मार्टफोन स्टोर बहुत ही ज़्यादा बड़ा और सुंदर लग रहा था। सूर्या अपनी कार को पार्क करता है। पार्किंग के अंदर सिर्फ सूर्या की स्पोर्ट्स कार ही सबसे ज़बरदस्त लग रही थी। वहाँ पे और भी लग्जरी कारें थी, पर सूर्या के स्पोर्ट्स कार के सामने सिर्फ पानी कम चाय थे। सूर्या उस स्मार्टफोन स्टोर के अंदर जाता है। अंदर कई सारे सेल्समेन्स और विमेन्स दिख रही थी। वो सब अपने अपने कस्टमर्स को स्मार्टफोन्स दिखाने में बिजी थे। सूर्या के अंदर आने के बाद एक आदमी सूर्या के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो आदमी एक सेल्समैन था। सर, आपका हमारे लग्जरी स्मार्टफोन स्टोर में स्वागत है। आपको किस टाइप का स्मार्टफोन चाहिए? आप अपना बजट बताइए, हम उसके अंदर में आपको बढ़िया से बढ़िया स्मार्टफोन दिखाएंगे। सेल्समैन कहता है। सूर्या सोचता है, मुझे अभी मेरा बजट तो नहीं पता है, पर आप मुझे स्मार्टफोन दिखाइए। अगर मुझे कोई फ़ोन पसंद आता है तो मैं खरीद लूँगा। सूर्या सेल्समैन से कहता है। वो सेल्समैन सूर्या की बात सुनकर सूर्या के हुलिये पर एक नज़र मारता है, फिर सूर्या को अपने साथ ले जाता है। जी सर, क्यों नहीं, आइए मेरे साथ, मैं आपको स्मार्टफोन के कुछ लेटेस्ट मॉडल्स दिखाता हूँ। सेल्समैन कहता है। सूर्या अपने दोनों हाथ जीन्स के पॉकेट्स के अंदर डालकर सेल्समैन के पीछे पीछे जाने लगता है। सेल्समैन सूर्या को एक स्मार्टफोन दिखाता है। सर, ये है ओप्पो का न्यू और लेटेस्ट मॉडल। इसके अंदर कई सारे नए फीचर्स भी ऐड किए गए हैं, जैसे कि इस स्मार्टफोन के इमेज बैटरी परफॉर्मेंस को बढ़ा दी गई है, जिससे ये स्मार्टफोन ज़्यादा देर तक आप चला सकते हैं सिर्फ एक बार चार्ज करके। सेल्समैन कहता है। वो सूर्या को उस फ़ोन के और भी फीचर्स बताता है। सूर्या बड़े ध्यान से सब कुछ सुन रहा होता है। सर, इस स्मार्टफोन का बजट 15,999 का है। क्या आप इस स्मार्टफोन को खरीदना चाहेंगे? सेल्समैन कहता है। सूर्या को वो स्मार्टफोन कुछ ज़्यादा खास नहीं लगता है। उसके अंदर कुछ ज़्यादा ही खास फीचर्स थे। सूर्या को तो फीचर से कुछ मतलब ही नहीं है। उसको तो बस फ़ोन कॉल और मैसेज के लिए ही चाहिए। नहीं, ये फ़ोन मुझे पसंद नहीं आया, मुझे कोई और फ़ोन दिखाओ। सूर्या कहता है। सेल्समैन उस फ़ोन को साइड करते हुए और भी फ़ोन सूर्या को दिखाने लगता है। ऐसे ही लगभग आधा घंटा बीत जाता है, पर सूर्या को कोई भी स्मार्टफोन पसंद नहीं आता है। सेल्समैन का दिमाग अब धीरे धीरे गर्म हो रहा था। वहीं उस स्टोर के अंदर एक रागिनी नाम की लड़की सूर्या की बातें और उसकी हरकतों को नोटिस कर रही थी। वो लड़की सूर्या के सामने जाकर खड़ी हो जाती हैं और सूर्या से कहती हैं, तुम्हें यहाँ पर कोई स्मार्टफोन खरीदना भी है या फिर सिर्फ टाइम पास करने के लिए ही आए हो? अपना बजट बताओ और फ़ोन खरीद कर ले जाओ, यूं इन लोगों का समय बर्बाद मत करो। एपिसोड 8, लिफ्ट में बंद रागिनी और सूर्या। सूर्या स्मार्टफोन खरीदने के लिए ग्वालियर शहर के सबसे बड़े स्टोर पर जाता है, पर उसको कोई भी स्मार्टफोन पसंद ही नहीं आता है। उसका ये सारा नाटक उसी स्टोर में एक लड़की देख रही होती है जिसका नाम रागिनी होता है। रागिनी सूर्या को खड़ी खोटी सुनाने लगती हैं। सूर्या तो बस शांत खड़ा था, क्योंकि उसको पता था कि उसने नॉर्मल टाइप के कपड़े पहने हैं, जिसके वजह से वो लड़की और सेल्समैन उसको जज कर रहे थे। देखिए, मैं यहाँ पर कोई टाइम पास करने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे सच में एक स्मार्टफोन चाहिए, पर सेल्समैन मुझे ज़्यादा अच्छा फ़ोन है नहीं दिखा रहा है, वो सिर्फ 20,000 के करीब की रेट का फ़ोन दिखा रहा है। मैंने तो सेल्समैन को कहा कि कुछ महंगे स्मार्टफोन दिखाओ, पर इन्होंने नहीं दिखाया। सूर्या ने कहा। वो लड़की सूर्या को अब घर घर कर देखने लगती है। उसको लग रहा था कि इसके पास अगर इतने ही पैसे हैं कि ये महंगा फ़ोन खरीद सकता है, तो कोई अच्छे और ब्रांडेड कपड़े क्यों नहीं खरीदता है। रागिनी ये सब खुद में ही सोचती हैं, वो ये सब सूर्या को नहीं कहती हैं। अच्छा, तो तुम्हें महंगे फ़ोन चाहिए, ठीक है सेल्समैन, इसको महंगे से महंगे फ़ोन्स दिखाओ। अगर इसने नहीं खरीदा फ़ोन तो इसको तुम धक्के मार कर बाहर निकाल देना। रागिनी कहती हैं। उसके आवाज़ में गुस्से की भावना को महसूस कर सकते थे। सूर्या अभी भी शांत और टेंशन फ्री था, क्योंकि उसको पता था भले ही कितना महंगा फ़ोन क्यों ना हो, वो उसको आराम से खरीद सकता है। सेल्समैन अब सूर्या को काफ़ी महंगे महंगे फ़ोन्स दिखाने लगता है। सूर्या को उन सब के फीचर्स तो कुछ खास समझ नहीं आते हैं, पर वो फ़ोन्स दिखने में अच्छे लग रहे थे। उन फ़ोन्स के भीड़ में से उसको कुछ स्मार्टफोन एक ग्लास के डब्बे के अंदर बंद दिखते हैं। सेल्समैन, मुझे ये फ़ोन दिखाओ, ये अच्छा लग रहा है। सूर्या कहता है। जिस फ़ोन के तरफ सूर्या इशारा कर रहा होता है वो एमआई के नए मॉडल्स के लिमिटेड एडिशन के स्मार्टफोन्स थे। सेल्समैन अपने आंखों को बड़ी बड़ी करके डब्बे के पास जाकर एक फ़ोन निकालता है और सूर्या को दिखाने लगता है। सूर्या को वो फ़ोन बहुत अच्छा लगा रहा था। मुझे इसके फीचर्स नहीं जानने हैं, मुझ पहले से ही इसके सारे फीचर्स पता हैं, तुम बस मुझे प्राइस बताओ। सूर्या कहता है। ये स्मार्टफोन लिमिटेड एडिशन का है, इसीलिए इसका प्राइस 60,000 है। सेल्समैन को इसका प्राइस बताने का मन तो नहीं था, पर उसने फिर भी बता दिया।
जब वो सूर्या के तरफ से कोई रिस्पांस नहीं सुनता है तो वो फ़ोन को वापस रखने जाने लगता है। रुको, मैंने अभी तक ये नहीं कहा है कि मुझे ये स्मार्टफोन खरीदना नहीं है, इसलिए तुम इसे वापस क्यों रखने जा रहे हो? सूर्या कहता है। उसकी बात सुनकर वो सेल्समैन सूर्या के सामने फ़ोन के डब्बे को रख देता है जिसके अंदर स्मार्टफोन होता है। ठीक है, तो आप पेमेंट कैश में करेंगे या फिर कार्ड से? सेल्समैन कहता है। उसको बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये लड़का इस फ़ोन को खरीदेगा। मैं कार्ड से पेमेंट करना चाहूँगा, सूर्या कहता है, और जाकर अपना कार्ड काउंटर पर उस सेल्समैन को देता है। पहले तो सेल्समैन सूर्या का गोल्डन कार्ड देखकर हैरान हो जाता है, पर जब सूर्या का पिन गलत जाता है तो वो समझ जाता है कि ज़रूर से कार्ड भी नकली ही होगा। रागिनी सब कुछ देख रही होती हैं जैसे कि उसको सब कुछ पहले से ही पता हो। ये क्या है, तुम्हारा पिन तो गलत जा रहा है। मैंने जैसे कि कहा था तुम यहाँ पर सिर्फ टाइम पास करने के इरादे से आए हो। गार्ड्स अंदर आओ और इस लड़के को बाहर निकालो, रागिनी कहती हैं और गार्ड्स को बुला लेती हैं। सूर्या पर अभी भी बिल्कुल शांत और कॉन्फिडेंट था क्योंकि उसको पता है कि पिन क्यों गलत जा रहा है। जब गार्ड्स सूर्या को पकड़ने के लिए आगे आते हैं तो सूर्या अपना हाथ उन सबसे दूर करने लगता है। अरे अरे रुको ज़रा भाई, इतनी भी जल्दी क्या है ब्रो, मैं ज़रा एक कॉल तो कर लूँ फिर मुझे आराम से बाहर कर देना। इतना कहकर सूर्या अपना पुराना फ़ोन निकालता है और एक जगह कॉल लगा देता है। रागिनी और वहाँ के सारे लोग सिर्फ अब सूर्या को ही देख रहे थे। रागिनी तो बहुत गुस्से में आ चुकी थी क्योंकि ये लड़का पूरा टाइम पास करने के इरादे से आया है, पर उसने सोच लिया था कि अगर ये कॉल भी कुछ काम नहीं आया तो वो सूर्या को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली थी। हेलो अनाया, वो मुझे अपने लिए एक नया स्मार्टफोन खरीदना था पर मुझे अपने एटीएम का पिन याद नहीं है, इसलिए मैं जो अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ उस पर 60,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दो। सूर्या इतना कहकर सेल्समैन से अकाउंट नंबर पूछता है। वो अकाउंट नंबर सूर्या फिर अनाया को बता देता है। तभी कुछ देर बाद सेल्समैन के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। सेल्समैन फ़ोन निकाल कर देखता है तो उसके अकाउंट में 60,000 रुपये ट्रांसफ़र हो चुके थे। उसकी आंखें अब बहुत ज़्यादा चौड़ी हो चुकी थी। वो अब सूर्या के पास जाकर उसको उसका स्मार्टफोन अच्छे से पैक करके दे देता है। सर आपका धन्यवाद हमारे स्टोर से स्मार्टफोन खरीदने के लिए, दोबारा ज़रूर आइएगा, सेल्समैन कहता है। सेल्समैन का बदलता रवैया देख रागिनी हैरान हो जाती हैं। सेल्समैन गार्ड्स और रागिनी की तरफ से उससे माफ़ी मांगता है, पर सूर्या तो सूर्या था, वो कैसे इतनी जल्दी किसी को माफ़ कर सकता था। सूर्या रागिनी के तरफ आगे बढ़ता है। वो रागिनी के पास जाकर उसको अच्छे से देखने लगता है। सूर्या ने पहले इतना ध्यान नहीं दिया था रागिनी पर, लेकिन जब उसने अभी उसको ध्यान से देखना शुरू किया तो उसको पता चला कि वो कितनी ज़्यादा हॉट हैं। रागिनी ने भी ब्लैक कलर के फॉर्मल ड्रेस पहनी हुई थी, उसने हील भी कैरी की थी। उसका लंबा और गोरा सा चेहरा जिस पर हल्का मेकअप था और उसके बदन से निकलती मनमोहक खुशबू सूर्या को पागल कर रही थी। उसके नाक से अब हल्का हल्का खून निकलना शुरू हो गया था। एक्चुअल में रागिनी उस बड़े से स्मार्टफोन स्टोर की बॉस थी, इसलिए वो इतना कुछ सूर्या को सुनाए जा रही थी। सूर्या के नाक से खून बस अब निकलता ही जा रहा था, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने अपने हाथ से अपने नाक पर हाथ रखा और खून को रोकने की कोशिश करने लगा, पर वो खून सूर्या के हाथ में लग जाता है और तभी किसी आदमी के धक्के से सूर्या का हाथ रागिनी के शर्ट पे जा लगता है। ये देख रागिनी बहुत ज़्यादा आग बबूला हो जाती हैं। सूर्या के हाथ से सब निकलता देख वो तुरंत अपना हाथ रागिनी के शर्ट से हटाता है और भागते भागते अपना पॉकेट से रुमाल निकालकर अपने नाक पे रखकर उस स्टोर से बाहर आ जाता है। वो जल्दी से भागता हुआ अपने कार में बैठता है और तेज़ी से वहाँ से निकल जाता है। और इधर स्टोर के अंदर रागिनी के सारे कपड़े खराब हो चुके थे, वो भी भागते हुए स्टोर से बाहर जाती हैं और सूर्या को ढूंढने लगती हैं। यू रास्कल, यू इडियट, तुमने मेरी पूरे कपड़े खराब कर दिए। तुम बस मुझे एक बार मिल जाओ, फिर मैं तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ने वाली नहीं हूँ। अब मैं मीटिंग में कैसे जाऊँगी, आज तो बहुत खास लोग आने वाले थे मीटिंग में, रागिनी कहती हैं। वो इसी हालत में अपनी कार में बैठकर वहाँ से मीटिंग के लिए निकल जाती हैं। सूर्या के नाक से ब्लीडिंग होती जा रही थी, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सूर्या को कॉल आता है, वो फ़ोन उठाकर देखता है तो वो कॉल वियान सिंघानिया मतलब उसके पापा का होता है। कार चलाते वक्त वो कॉल रिसीव नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपने कार को साइड में रोककर अपने नाक पर रुमाल रखे हुए में ही कॉल उठाता है। सूर्या, आज तुम्हारे लिए एक पार्टी है जिसमें कई बिजनेसमैन्स तुमसे मिलने के लिए आएंगे, इसलिए तुम टाइम पर मेरे दिए गए लोकेशन पर पहुंच जाओ। तुम्हें वंश राठौर होटल के अंदर मिलेंगे, वो तुम्हें सबसे मिला देंगे। ओके बेटा, तुम्हारे लिए वहां पे एक छोटा सरप्राइज भी है। ठीक है, तो हम रात को घर पे मिलते हैं, तुम अपनी पार्टी अच्छे से एंजॉय करना, वियान कहते हैं और कॉल काट देते हैं। सूर्या को सरप्राइज के बारे में पता था कि उसको आज मिलेगा, पर उसको पार्टी में मिलेगा ये नहीं पता था। पर फिर भी वो अपने कार के अंदर जाकर बैठ जाता है। सूर्या कार स्टार्ट कर अपने डैड के दिए लोकेशन पर चला जाता है। वो होटल कुछ खास दूर नहीं था।
वो कुछ देर में ही उस होटल के सामने आ जाता है। होटल के बाहर ऑलरेडी कई सारी लग्जरी कारें खड़ी थी। उनके बीच में ही जाकर वो भी अपनी गाड़ी को पार्क कर देता है। अपनी गाड़ी पार्क करने के बाद वो होटल के अंदर चला जाता है। वो होटल काफ़ी बड़ा था। होटल के अंदर कई लग्जरी चीज़ें सूर्या देख सकता था। कई लोग सूर्या को ही घूर घूर कर देख रहे होते हैं। सूर्या ये काफ़ी देर से नोटिस कर रहा था। जब फिर वो अपने कपड़ों को देखता है तब जाकर उसको समझ आता है कि उसको लोग उसके कपड़े के वजह से घूर घूर के देख रहे थे। वो लिफ्ट से ऊपर जाने के लिए आगे बढ़ता है। वो देखता है कि वो लिफ्ट तो बंद होने वाला है, इसलिए वो भागते हुए लिफ्ट के पास जाकर अपना हाथ डालता है। उसके ऐसे हाथ डालने से लिफ्ट के दरवाजे खुल जाते हैं और वो अंदर चला जाता है। अंदर जाकर जब वो देखता है तो अंदर में एक लड़की खड़ी होती है जो सूर्या को ही बड़े गुस्से वाली नज़रों से देख रही थी, जैसे कि अभी ही वो सूर्या को कच्चा चबा जाएगी। वो लड़की और कोई नहीं रागिनी ही होती है। रागिनी को एक बार फिर देख सूर्या के चेहरे पर पसीना आ जाता है। उसके नाक से फिर से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। सूर्या तुरंत अपने पॉकेट से रुमाल निकालकर अपने नाक के ऊपर रख लेता है। रागिनी सूर्या की तरफ आगे बढ़ती हैं। तुम्हें तो मैं अब बिल्कुल छोड़ने वाली नहीं हूँ, तुम्हारे वजह से मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब हो गई, रागिनी कहती हैं। रागिनी सूर्या के पास जाने लगती हैं। नहीं रुको, मेरे पास मत आओ, रुको वहीं रुक जाओ, देखो मेरी बात समझो और वहीं पे रुको, पास मत आओ, सूर्या कहता है और रागिनी को उसके पास आने से रोकता है। पर रागिनी है कि रुकने का नाम ही नहीं लेती हैं और बस आगे बढ़ती रहती हैं। रागिनी के सूर्या के पास जाने के वजह से सूर्या की ब्लीडिंग थोड़ी और तेज़ हो गई थी। क्यों रुकूं मैं, तुमने मेरी ड्रेस खराब कर दी है, अब बताओ पार्टी में मुझे ऐसे ही जाना होगा, मैं तुमसे इस ड्रेस की पूरी कीमत लेने वाली हूँ, रागिनी कहती हैं। वो सूर्या के ठीक सामने में पहुंच जाती हैं। तभी लिफ्ट में एक झटका होता है जिसके वजह से सूर्या के हाथ से वो रुमाल हट जाता है और वो रागिनी के ऊपर जा गिरता है। दोनों बेहद करीब थे, दोनों के बीच में सिर्फ एक हथेली का ही फासला बचा हुआ था। दोनों एक दूसरे की सांसें अपने चेहरे पे महसूस कर सकते थे। तभी सूर्या के नाक में रागिनी के बदन की खुशबू जाती है और उसके नाक से फिर से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। उसके नाक का खून फिर से रागिनी के कपड़ों पर जाकर लग जाता है। सूर्या तुरंत रागिनी के ऊपर से उठता है, रुमाल को अपने नाक के ऊपर रखते हुए दूर हो जाता है। रागिनी खड़ी होती हैं और अपने ड्रेस को देखकर फिर से भड़कने लगती हैं, पर वो अपने गुस्से पर काबू करती हैं और फिर साइड में जाकर बैठ जाती हैं। उसको पता था कि सूर्या ने पहले ही उसको मन किया था उसके पास जाने से। एक बार फिर लिफ्ट स्लिप होता है। लिफ्ट के ऐसे स्लिप होने से दोनों घबरा जाते हैं। लिफ्ट फिर नॉर्मल हो जाती हैं और वापस से ऊपर जाने लगता है। सूर्या और रागिनी लिफ्ट के स्लिप होने की वजह से अब काफ़ी ज़्यादा डर रहे थे। तभी लिफ्ट की सारी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है और अंधेरा हो जाता है। रागिनी अब बहुत ज़्यादा डर रही थी। वहाँ पर अब फ़ोन का सिग्नल भी नहीं आ रहा था। रागिनी अब रोने लगती हैं। सूर्या भी लिफ्ट के अंदर होता है पर इतना ज़्यादा डरा नहीं होता है। लिफ्ट अब एक जगह जाकर अटक जाती हैं। रागिनी का डर से बहुत बुरा हाल हो चुका था। सूर्या रागिनी के पास जाता है। तुम डरो मत, रुको मैं कुछ करता हूँ और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता हूँ। तुम बस अपनी सांसों पर काबू रखो क्योंकि लिफ्ट के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, सूर्या कहता है। सूर्या की बात सुनकर रागिनी अब चुप हो जाती हैं। ऐसे इतनी बड़ी लड़की को बच्चों की तरह रट देख सूर्या को अच्छा नहीं लग रहा था। दोनों अब लिफ्ट के अंदर पूरी तरह से पैक हो जाते हैं। इधर वंश राठौर को खबर मिल जाती है कि सूर्या उस खराब लिफ्ट के अंदर बंद है और मुसीबत में है, तो वो तुरंत अपने आदमियों को भेजते हैं और इंजीनियर्स को लेकर जल्दी से उस खराब लिफ्ट के पास पहुंच जाते हैं। एक इंजीनियर कहता है, सर इस लिफ्ट को ठीक करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसमें चिंगारी निकल रही हैं और आग लगने का भी खतरा है, साथ ही साथ इसके इंजन भी खराब हो चुके हैं। सूर्या सर को बचाना अब लगभग नामुमकिन है। एपिसोड 9 क्या तुम ठीक हो सूर्या। सूर्या और रागिनी दोनों लिफ्ट के अंदर फंस चुके होते हैं। इंजीनियर्स वंश राठौर के साथ सूर्या को लिफ्ट से बाहर निकालने के लिए आते हैं, पर इंजीनियर्स के लिए भी ये काम काफ़ी मुश्किल होता है। फिर भी वो सब लिफ्ट को ठीक करने की पूरी कोशिश करते हैं और लिफ्ट के अंदर फंसे सूर्या और रागिनी वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे, यहाँ पर तो सिग्नल भी नहीं पकड़ रहा है और पता नहीं कोई हमें बचाने की कोशिश करेगा भी या फिर नहीं, रागिनी कहती हैं। पर सूर्या का ध्यान रागिनी की बातों पर बिल्कुल भी नहीं था, वो तो सिर्फ लिफ्ट के दरवाजे और ऊपर वाले हिस्से को देख रहा था। सूर्या दरवाजे के तरफ आगे बढ़ता है और लिफ्ट के डोर को अपने दोनों हाथों से पकड़कर खोलने की कोशिश करने लगता है। सूर्या अपनी सारी ताकत लगाकर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगता है। रागिनी सूर्या को ये सब बेकाम कोशिश करते हुए देख रही होती हैं। तुम फालतू में बस अपनी एनर्जी खत्म कर रहे हो, माना कि तुम काफ़ी स्ट्रांग दिखते हो पर तुम अपने हाथों से इस दरवाजे को नहीं खोल सकते हो।
रागिनी कहती हैं। सूर्या एक बार फिर से रागिनी की बातों पर ध्यान नहीं देता है और जो कर रहा होता है वही करता रहता है। सूर्या अब अपनी सब ताकत लगाता है। इस बार सूर्या के इतने ताकत लगाने के बाद दरवाज़ा हिलने लगता है और बीच में से हल्का सा खुल जाता है। रागिनी ये देखकर हैरान हो जाती है कि इसने इस दरवाजे को सच में खोल दिया। सूर्या अपनी पूरी ताकत लगाने के कारण थक चुका होता है। वो उस दरवाजे को इतना खोल ही देता है कि वो बाहर में ये सब देख सकता है कि बाहर में जाने का रास्ता है या फिर नहीं। वैसे तो सूर्या को खुद यकीन नहीं था कि वो ये सब सच में कर पाएगा या फिर नहीं, वो खुद अपनी ताकत को लेकर हैरान था। सूर्या उस जगह से बाहर देखता है तो बाहर में उसको कुछ चिंगारियों के आवाज़ सुनाई देता है और पीली रंग की अगल बगल में लाइट जल्दी हुई दिखती हैं। उसके पास ज़्यादा ताकत भी नहीं बचा हुआ था जिसके वजह से वो उस दरवाजे को और नहीं खोल सकता था। सूर्या रागिनी के पास जाता है। तुम यहाँ से थोड़ी दूर हो जाओ, सूर्या कहता है। रागिनी ठीक वैसा ही करती हैं जैसा सूर्या कहता है। रागिनी अपनी जगह से दूर हो जाती हैं। सूर्या कूदता है और लिफ्ट के ऊपर के एक हुक को पकड़ लेता है। उसको पकड़कर वो वहाँ पर लटक जाता है और उसको वो अपने वजन से नीचे की तरफ खींचता है। उसके ऐसे थोड़ी देर करने के बाद एक ज़ोरदार आवाज़ आती है और इसके साथ ही सूर्या भी नीचे आ जाता है। उसके नीचे आते ही रागिनी देखती है कि उसके हाथ में वही हुक होता है जिस पर वो लटका हुआ था, और जब वो ऊपर देखती हैं तो लिफ्ट के ऊपर का हिस्सा पूरी तरह से उखड़कर नीचे आ जाता है जिसके वजह से वहाँ पर से अब वो दोनों बाहर का सब कुछ देख पा रहे थे। ये क्या, यहाँ से तो चिंगारी निकल रहा है, लगता है ये लिफ्ट जल्द ही फट जाएगा, सूर्या परेशान होते हुए कहता है। रागिनी सूर्या की बात सुन डर जाती हैं। क्या ये लिफ्ट फटने वाला है? तो अब हम क्या करें यहाँ से निकलने के लिए? अगर हम यहाँ पर ज़्यादा देर तक रहे तो हम मर सकते हैं, रागिनी कहती हैं। सूर्या कुछ सोचता है। तुम फिक्र मत करो, ना तो तुम मरोगी और ना ही मैं मरूंगा, वैसे भी मेरा इतना जल्दी मरने का कोई इरादा नहीं है, सूर्या बिल्कुल टेंशन फ्री होते हुए कहता है। रागिनी को सूर्या बिल्कुल रिलैक्स दिख रहा था। सूर्या इतना रिलैक्स इसलिए था क्योंकि उसको उस लिफ्ट के ऊपरी हिस्से से बाहर जाने का रास्ता दिख रहा था। उसको वहां से एक रोशनी निकलती हुई दिख रही थी। तुम एक काम करो, तुम मुझे पकड़कर मेरे ऊपर अच्छे से लटक जाओ और हाँ, ध्यान रखना कि तुम्हारा हाथ मेरे शरीर से छूटना नहीं चाहिए वरना तुम गिर जाओगी, सूर्या कहता है। रागिनी उसकी बात सुन सिर्फ उसको देखती रहती हैं क्योंकि उसको लग रहा था कि ज़रूर ये उसके साथ कुछ गलत करने का सोच रहा होगा। सूर्या रागिनी की परेशानी समझ जाता है। वो समझ जाता है कि रागिनी उसके बारे में क्या सोच रही हैं। सूर्या रागिनी के पास जाता है। तुम जो सोच रही हो मैं वैसा कुछ करने का बिल्कुल भी प्लान नहीं बना रहा हूँ, मुझ पर थोड़ा यकीन करके देख लो, अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत हरकत करने की कोशिश की तो हम दोनों के यहाँ से बचने के बाद तुम जो मेरे साथ करना चाहोगी वो तुम कर सकती हो, सूर्या कहता है। रागिनी थोड़ा सोचती है, फिर उसको सूर्या की बात सही लगती है तो वो सूर्या के पास जाती हैं। ठीक है, पर तुम ध्यान रखना, अगर तुमने कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ने वाली नहीं हूँ, रागिनी सूर्या को वार्निंग देते हुए कहती हैं। सूर्या अपना सर ठीक है में हिला देता है। सूर्या अपना कंधा रागिनी के तरफ करता है और रागिनी सूर्या का कंधा पकड़कर उसके पीठ पर चढ़ जाती हैं। रागिनी बहुत टाइट से सूर्या को पकड़ी होती हैं। सूर्या को कुछ अलग ही टाइप की फीलिंग आने लगती है। सूर्या उस फीलिंग को साइड में रखता है और लिफ्ट के ऊपरी हिस्से को कूदकर पकड़ लेता है। उसको पकड़कर वो लिफ्ट के बाहर आ जाता है और उसके ऊपरी सिरे पर खड़ा हो जाता है। ये सब करता देख रागिनी डर रही थी क्योंकि उसको पता था सिर्फ एक गलती और जान से हाथ धो बैठना। रागिनी देख सकती थी कि जहां पर सूर्या खड़ा था उसके ठीक पीछे एलिवेटर वायर से चिंगारी और धुआं निकल रहा था। सूर्या ज़्यादा देरी नहीं करता है, उस मोटे से एलिवेटर के वायर को पकड़कर ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। सूर्या का शरीर पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बलशाली था। उस एलिवेटर वायर पे रफ चीज़ें लगे हुए थे जिसके वजह से सूर्या को पकड़ने में आसानी हो रही थी। सूर्या को काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक जाने की ज़रूरत थी। वो अपने पैर और हाथ के इस्तेमाल से चढ़ता जा रहा था। सूर्या को इस चीज़ की ट्रेनिंग थी क्योंकि पहले वो काम के सिलसिले में क्लाइंबिंग करके पत्थर तोड़ने का भी काम करता था। रागिनी बस जोर से सूर्या को पकड़ी हुई सूर्या को देखी जा रही थी। रागिनी बेहद नज़दीक थी सूर्या के। रागिनी पूरे समय सूर्या को ही नोटिस कर रही थी क्योंकि वो अपनी जान को दांव पे लगाकर उसकी और अपनी जान बचा रहा था। अगर सूर्या की जगह कोई और होता तो शायद वो ऐसे अकेले ही चढ़कर जाने की कोशिश करता, ना कि अपने पीठ पर दुगना वजन लेकर चढ़ना पसंद करता। सूर्या के नाक से ब्लीडिंग होना धीरे हो चुका था पर वो रुका नहीं था। वो कुछ दूर ऊपर चढ़ जाता है, तभी उन दोनों को ही नीचे के लिफ्ट के फटने की आवाज़ आती है। वो आवाज़ काफ़ी तेज़ थी, उसके चिंगारी लगभग सूर्या तक पहुंच ही चुके थे। ये क्या हो रहा? ये तार इतना हिल क्यों रही हैं? लगता है अब शायद हम मरने वाले हैं, पर मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना, रागिनी डरते हुए कहती हैं।
अरे कुछ नहीं होगा, बस तुम डरना छोड़कर मुझे टाइट से पकड़ लो, सूर्या कहता है और आगे चढ़ने लगता है। रागिनी और सूर्या को कहीं से एक रोशनी दिखती है आती हुई और साथ ही कई आवाज़ें भी। सूर्या ये सुन और देखकर खुश हो जाता है और जल्दी जल्दी चढ़ाई करने लगता है। बस अब हमारी मंजिल आ गई है, सूर्या कहता है। रागिनी और सूर्या दोनों 5 फ्लोर ऊपर आ चुके थे। सूर्या उस दरवाजे के पास पहुंच जाता है। वो अपने एक हाथ को एलिवेटर के वायर से हटाता और दरवाजे पर रखकर दरवाजे को खोल देता है। तुम मेरे एक हाथ को पकड़कर उस दरवाजे तक जाओ, मैं तुम्हें पकड़ा रहूंगा और ध्यान से उस दरवाजे के फ्लो पर कदम रखना, सूर्या कहता है। रागिनी सूर्या का वो हाथ पकड़ लेती है जिससे सूर्या ने दरवाज़ा खोला था। सूर्या अच्छे से रागिनी को सहारा दे रहा था। रागिनी सक्सेसफुली उस दरवाजे के फ्लो तक चली जाती हैं। सूर्या भी किसी तरह से उस दरवाजे के नीचे के फ्लो को पकड़कर लटकता है और चढ़कर वहां से बाहर आ जाता है। जहां पर वो दोनों खड़े थे वहां पर लगभग लोग ना के बराबर ही दिख रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वंश राठौर उस होटल के मैनेजमेंट को लेकर बहुत गुस्सा कर रहे थे। रागिनी और सूर्या फिर दोनों सीढ़ियां चढ़कर नीचे वाले फ्लोर पर जाते हैं जहां पर से वो दोनों लिफ्ट पर चढ़े थे। वो दोनों वहां जाकर देखते हैं तो वहां पर बहुत भीड़ जमा हो गया था। वहां पर बहुत सारे गार्ड्स और इंजीनियर्स लिफ्ट को ठीक करने पर लगे हुए थे। उन्हें पता था कि लिफ्ट फट चुका है, पर उनकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो ये खबर वंश को दे सके। वंश पूरे मध्य प्रदेश का जाना माना गैंगस्टर है जो सिंघानिया परिवार के लिए काम करता है। वंश बहुत गुस्से में लग हो रहा होता है। वो सबको मारने के लिए अपने हाथ में गन भी ले लेता है और बस सबको मारने के लिए इंतजार करने लगता है। जब सूर्या की वंश पर जाती है तो उसको लगता है उसने उस आदमी को देखा है। तब जाकर उसको याद आता है कि ये तो वही आदमी है जो जब सूर्या हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ था तो वो आदमी सूर्या को देने के लिए फूल लाया था। पर सूर्या ने उस पर उतना कुछ खास ध्यान नहीं दिया था क्योंकि वहां पर और भी कई सारे लोग थे। सूर्या वंश के हाथ में गन देखकर उसके तरफ बढ़ने लगता है। रागिनी सूर्या को आगे जाते देख वो भी सूर्या के पीछे पीछे ही जाती हैं। हेलो गन वाले आदमी, क्या आप मेहरबानी करके गन को नीचे कर सकते हैं, और यहाँ पर इतना हंगामा क्यों मचा कर रखा हुआ है आप सब लोगों ने, सूर्या कहता है। रागिनी सूर्या के मुंह से ये सब सुनकर अब बहुत ज़्यादा परेशान होने और डरने लगती हैं। ये लड़का भी ना, इसने मुझे लिफ्ट से तो बचा लिया पर लगता है कि आज मैं यहाँ वंश के हाथों ज़रूर मर जाऊंगी, रागिनी मन ही मन कहती हैं। उसको पता था कि वंश कितना बड़ा और खतरनाक आदमी है। जब वंश ये आवाज़ सुनता है तो मुड़कर सूर्या की तरफ देखता है। जैसे ही उसकी नज़र सूर्या पर जाती है वैसे ही वो डर से कांपने लगता है। जो अभी वो इतने गुस्से में था वही तुरंत उसका गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाता है। वंश अपने एक हाथ को अपने कंधे पे रखते हुए अपने घुटनों पर बैठकर सूर्या को रेस्पेक्ट देता है। उसके ऐसा करते ही जो सब लोग वंश के पास खड़े थे सूट बूट में वो सब भी नीचे झुक जाते हैं। धीरे धीरे करके वहां के सारे लोग ही सूर्या के सामने के नीचे झुक जाते हैं सिवाय रागिनी के। वो तो अभी तक यही सोच रही थी कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। सूर्या अब वंश की तरफ आगे बढ़ता है। वंश सूर्या के कदमों को अपनी तरफ आता सुन उसके पसीने छूटने लगते हैं। सूर्या वंश का कंधा पकड़ता है और उसको खड़ा करता है। अब खड़े हो जाओ वंश ब्रो, सूर्या कहता है। सूर्या की आवाज़ सुन वंश खड़ा हो जाता है। वंश को पता था कि सूर्या बदला हुआ है पर इतना ज़्यादा बदला हुआ है ये नहीं पता था। सूर्या सर, क्या आप ठीक हैं? आप लिफ्ट से बाहर कैसे आए और कब आए? हम लिफ्ट को ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, हमारे इंजीनियर्स भी इसी काम पर लगे हुए थे, वंश कहता है। अच्छा ऐसा है क्या? हम, सूर्या कहता है और उन इंजीनियर्स की तरफ देखता है। इंजीनियर्स सूर्या की नज़र उन पर पड़ता देख वो डर जाते हैं और उनकी सिट्टी पिटी गुम हो जाती हैं। तभी होटल के दरवाजे से भागते हुए अनाया सूर्या के पास आती हैं और उसको देखने लगती हैं। अनाया सूर्या से कहती हैं, सूर्या क्या तुम ठीक हो? एपिसोड 10 में काफ़ी अच्छा फेस रीडर हूँ। अनाया होटल के अंदर आने के तुरंत बाद सूर्या से मिलने के लिए निकल पड़ती हैं। उसको वंश की तरफ से खबर मिलती है कि सूर्या एक लिफ्ट में फंस चुका है और वो लिफ्ट जल्द ही ब्लास्ट भी होने वाला है। उस खबर को जानकर अनाया सूर्या के पास पहुंच जाती हैं और सूर्या को देखती हैं कि कहीं उसको कुछ हुआ तो नहीं है। अरे 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 रुको भी अनाया, मैं ठीक हूँ, मुझे बस कुछ नॉर्मल खरोंचे आए हैं, बाकी सब ठीक हैं, सूर्या अनाया को देखते हुए कहता है। अनाया की नज़र तभी रागिनी पर जाती है। सूर्या अनाया को रागिनी को इस तरह देखते हुए देख रहा होता है। ये लड़की कौन है? क्या ये भी तुम्हारे साथ लिफ्ट में ही थी? अनाया पूछती हैं। अनाया के इस सवाल के पूछने के तरीके से पता लगाया जा सकता था कि वो जेलसी फील कर रही हैं। अनाया घूर घूर कर रागिनी को देख रही होती हैं। इसका नाम रागिनी है और हाँ, ये भी मेरे साथ ही लिफ्ट के अंदर थी, सूर्या रागिनी के बारे में बताते हुए कहता है।
रागिनी अनाया की नज़रों से डर रही थी। तभी वंश आगे आते हैं और रागिनी के तरफ अपनी बंदूक को आगे करते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई सूर्या सर के सामने ना झुकने की, इसकी सजा अब तुम्हें मिलेगी। इतना कहकर सूर्या जैसे ही ट्रिगर को दबाने वाला था वैसे ही सूर्या तुरंत वंश के हाथ से गन को ले लेता है। वंश ये तुम क्या कर रहे हो, इसमें इस लड़की की कोई भी गलती नहीं है, ये मुझे जानती नहीं थी, अगर जानती और पहचानती तो शायद वो ऐसा करती जैसा तुम सब ने ही किया था। इसलिए इसको छोड़ो और चलो, हमारी तो कुछ ज़रूरी मीटिंग थी ना, सूर्या कहता है। सूर्या एक बार फिर से रागिनी को बचा लेता है। रागिनी को अब काफ़ी अच्छे से समझ आ गया था कि आखिर सूर्या था कौन। रागिनी तुम्हें तुम्हारे ड्रेस के पैसे चाहिए थे ना, तो मेरे पास अभी पैसे तो नहीं है, पर तुम एक जितनी महंगी ड्रेस खरीदना चाहती हो खरीद लो और उसका पेमेंट मैं कर दूंगा। फिलहाल के लिए तुम जाकर कुछ अच्छे कपड़े पहन लो। वंश तुम एक काम करो, रागिनी को कोई एक अच्छी ड्रेस दे दो पहनने के लिए, सूर्या कहता है। सूर्या के कहने के बाद वंश रागिनी के पास जाता है। रागिनी सूर्या के पास जाती हैं और नीचे झुक जाती हैं। मुझे माफ़ करिए सूर्या सर, मुझे बिल्कुल भी लगा नहीं था कि आप ही सूर्या सिंघानिया होंगे, मुझे आपको पहचानने में गलती हो गई, इसके लिए मुझे माफ़ करे, रागिनी कहती हैं। रागिनी के ऐसे नीचे झुकने के वजह से सूर्या को अच्छा नहीं लगता है और वो रागिनी को खड़ा करता है। रागिनी अरे उठो रागिनी, तुम्हें मेरी सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझसे ऐसे ही बात कर सकती हो, सूर्या कहता है। रागिनी खड़ी होने के बाद सूर्या को देखते रहती हैं। उसको सूर्या जैसा लगा था वो वैसा बिल्कुल भी नहीं था। इधर अनाया को ये सब देखकर बहुत जलन हो रहा था, सूर्या था ही ऐसा कि उसको कोई भी पसंद करने लग जाए। गार्ड्स और इंजीनियर्स वहां से चले जाते हैं। होटल के अंदर का माहौल फिर से पहले जैसा ही हो जाता है। सूर्या, अनाया, रागिनी और वंश चारों सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं। रागिनी को वंश ड्रेस दिलाने जाता है तो अनाया सूर्या को मीटिंग के लिए उस रूम में ले जाती हैं जहां पर बाकी के लोग भी थे। अनाया पर ज़्यादा किसी को बताती नहीं है कि सूर्या कौन है। जो सब लोग सूर्या को पहचान रहे थे तो उन सब के चेहरे पर पसीने छूट रहे थे। उन सब की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी सूर्या के सामने जाने की। तभी दरवाजे से उस बड़े से कमरे के अंदर वंश भी आता है। उसके आते ही माहौल बिल्कुल रंगीन हो जाता है क्योंकि वंश आज किसी को मिलाने वाला था उन सब से। रागिनी वंश के पीछे ही थी। जो सब लोग रागिनी को देख पा रहे थे उन सबको तो यही लग रहा था कि वंश रागिनी को ही उनसे मिलाएगा, पर जब रागिनी वंश के पीछे से हटकर साइड में चली जाती हैं तो उनकी सोच गलत हो जाती है। वंश सूर्या और अनाया के पास जाता है और बाकी सबके सामने सूर्या को लाता है। तो जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया था कि आज आप सभी से एक खास आदमी मिलने वाले हैं। तो ये है सूर्या सिंघानिया परिवार के वारिस, और आज ये छोटी सी मीटिंग इसलिए रखी गई है ताकि आप सभी के सामने मैं अनाउंस कर सकूं कि अब से सूर्या सर भी हमारे साथ ही काम करेंगे। वियान सिंघानिया का ये फैसला है कि सूर्या सर अब कुछ बिजनेस के बारे में सीखे ताकि आगे उन्हें उनकी मदद हो सके अगले सिंघानिया परिवार के मुखिया बनने पर। वंश कहता है। जब बाकियों लोगों को पता चलता है कि उनके सामने और कोई नहीं सिंघानिया परिवार का अगला वारिस खड़ा है तो वो सब बिना देर किए अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं। उन सब ने पहले सूर्या को देखकर उस पर ध्यान नहीं दिया था और जब पता चला कि ये सूर्या सिंघानिया है तो उन सब की डर के कारण हालत पतली हो चुकी थी। सूर्या अपने एक हाथ को हवा में उठाकर सबको उठने का हुक्म देता है। सब लोग तुरंत ही खड़े हो जाते हैं। आप सबको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी इस पार्टी को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, सूर्या पोलाइट वे में बोलता है। सारे लोग ये सुनकर बड़े खुश हो जाते हैं और सूर्या के पास आकर उसका हाथ पकड़कर अपना इंट्रो देने लगते हैं। वंश सूर्या को वहाँ के सारे लोगों से मिलाता है, कुछ बिजनेस से रिलेटेड बातचीत करते हैं। वंश फिर बाद में सूर्या को रागिनी के पास ले जाता है। सूर्या सर, ये हैं मिस रागिनी। रागिनी हमारे बिजनेस के बड़े बड़े मॉल्स, स्मार्टफोन स्टोर्स, क्लॉथिंग, कार शोरूम बाकी को हैंडल करती हैं, वंश कहता है। सूर्या आगे जाकर रागिनी से अपना हाथ मिलाता है। मिस रागिनी, आपके साथ काम करने में बड़ा मज़ा आएगा, सूर्या रागिनी को परेशान के लिए कहता है और रागिनी परेशान हो भी जाती हैं। सूर्या फिर चुपके से रागिनी को आंख मारता है जिससे रागिनी को समझ आ जाता है कि सूर्या मजाक कर रहा होता है। अनाया सूर्या के पास आती हैं और तीनों मिलकर बातें करने लगते हैं। दिन के 3 बज चुके होते हैं। वो छोटी सी पार्टी और मीटिंग दोनों खत्म हो जाती है। सूर्या अपने कार में बैठ जाता है, अनाया भी उसकी कार में आकर बैठ जाती हैं। रागिनी उन दोनों को बाहर तक छोड़ने के लिए आती हैं। अनाया के साथ उसके बॉडीगार्ड्स भी साथ साथ चल रहे थे। दोनों कार बैठ जाते हैं और रागिनी को अलविदा करके वहां से निकल जाते हैं। इधर रागिनी सूर्या के ख्यालों में ही खोई हुई थी। वो बातों बातों में ही सूर्या का नंबर भी ले लेती हैं। उधर कार के अंदर अनाया लगातार सूर्या को देख रही थी। ये बात सूर्या नोटिस कर लेता है।
आज मैं कुछ ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा हूँ क्या जो तुम मुझे ऐसे घूर घूर कर देख रही हो? सूर्या मजाकिये लहजे में पूछता है। अनाया उसकी बात सुनकर तुरंत अपना सर घुमा लेती हैं। नहीं वो ऐसा कुछ नहीं है, मैं कहाँ तुम्हें देख रही हूँ, अनाया अपना बचाव करते हुए कहती हैं। सूर्या उसके झूठ को पकड़ लेता है। वो जानता है कि अनाया उसको पसंद करती हैं और शायद उसका ऐसे रागिनी से बात करना अनाया को पसंद नहीं आया। ठीक है, पर ये तो बताओ मुंह क्यों लटका रखा है तुमने अपना? सूर्या पूछता है। मैंने कहाँ अपना मुंह लटकाया है, और तुम्हें दिख रहा है क्या कि मैंने अपना मुंह लटका रखा है? बस कुछ भी बोलते जा रहे हो, अनाया कहती हैं। वो इस बार फिर सूर्या से झूठ कहती हैं, पर सूर्या फिर उसके झूठ को उपकार लेता है। अनाया को समझ नहीं आ रहा था कि सूर्या फेस रीडर कब से बन गया। पहले जब कभी अनाया उदास भी होती और उसके चेहरे पर उदासी साफ साफ दिखती तब भी वो पता नहीं लगा पाता था, पर अब की बात कुछ और ही थी। अनाया, तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, बताओ आखिर बात क्या है? और हाँ, इस बार झूठ बोलने की कोशिश मत करना क्योंकि मैं काफ़ी अच्छा फेस रीडर हूँ। सच बताना, कहीं तुम रागिनी और मेरे बारे में तो नहीं सोच रही? सूर्या कहता है। अनाया उसकी बात सुनकर उसको देखने लगती हैं। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रही थी? अनाया ने पूछा। मैंने अभी तो कहा मैं अच्छा फेस रीडर हूँ, सूर्या कहता है। तुम रागिनी से बात करते वक्त उसके इतने नज़दीक क्यों जा रहे थे? तुम दूर से भी तो उससे बातें कर सकते थे ना, पर नहीं, तुम तो बस उससे चिपकते ही जा रहे थे। अनाया भड़कती है सूर्या पर। सूर्या अब अनाया को छेड़ने के पूरे मूड में आ चुका था। अच्छा, पार्टी में तो हम काफ़ी दूर से ही बातें कर रहे थे, पर जब हम लिफ्ट के अंदर फंस चुके थे तब तो तुम पूछो ही मत कि हम कितने नज़दीक थे, सूर्या कहता है। सूर्या की बात सुनकर अनाया चिढ़ जाती हैं। तो तुम मेरे साथ क्यों हो, जाओ उस रागिनी से ही चिपकने के लिए, अनाया कहती हैं। उसकी बातों से ही लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुकी हैं। सूर्या तो बस अनाया के मज़े ही ले रहा था। अनाया अपना मुंह फुलाकर बैठ जाती हैं। अनाया, माय डियर फियांस में भले ही मैं रागिनी के बेहद नज़दीक था, पर मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया था। लिफ्ट के अंदर हालात ही ऐसे बन गए थे कि वहाँ से निकलने के लिए मुझे रागिनी को अपने से चिपकाना पड़ा। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो शायद रागिनी अभी जिंदा नहीं होती, सूर्या कहता है। पर अनाया थी कि सूर्या की बात सुन ही नहीं रही थी। सूर्या अब अपने मजाक को लेकर ही पछता रहा था कि उसने बिना कुछ लड़कियों के बारे में जाने क्यों मजाक किया उसने। सूर्या अनाया को उसके बंगले पर छोड़ देता है और खुद अपने बंगले के लिए निकल जाता है। शाम के 5 बज जाते हैं। सूर्या अपने बंगले पे पहुंच जाता है। वो अपने कमरे में जाता है और सीधा जाकर बेड पर लेट जाता है। तभी उसको वंश का मैसेज आता है। सूर्या अपना फ़ोन उठाकर उस मैसेज को पढ़ता है। सूर्या, सर आप मुझे आज शाम के 7 बजे ग्वालियर के किले पर मिले। सूर्या ये मैसेज पढ़कर सोच में पड़ जाता है। वंश मुझे शाम को ग्वालियर के किले पे भला क्यों बुला रहा होगा, पता नहीं होगा कोई काम शायद, सूर्या मन ही मन कहता है। वो अपना फ़ोन साइड टेबल पर रखता है और फिर से लेट जाता है। सूर्या काफ़ी थक चुका था, वो बिना नहाए ही सो जाता है। शाम के ठीक 7 बजे सूर्या के फ़ोन पर कॉल आता है। सूर्या कॉल के रिंगटोन से जाग जाता है और फ़ोन जाकर चेक करता है। स्क्रीन पर वंश का नाम ब्लिंक हो रहा था। सूर्या कॉल रिसीव करता है। हेलो सूर्या सर, क्या आप अपने बगले से ग्वालियर के किले के लिए निकल गए? वंश पूछता है। हाँ बस निकल ही रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में ही पहुँच जाऊँगा, सूर्या अपनी नींद भरी आवाज़ में ही कहता है। ओके सर, मैं आपका वेट करता हूँ। इतना कहकर वंश कॉल काट देता है। अपने बेड से उतरता है और कुछ अच्छे कपड़े लेकर जल्दी से बाथरूम में बात लेने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद वो बाथरूम से बाहर निकलता है और जल्दी से अपने कपड़े पहनकर अपनी कार लेकर ग्वालियर के किले के लिए निकल जाता है। रात के समय ग्वालियर बड़ा खूबसूरत लगता था। कुछ देर बाद ही सूर्या वहां पर पहुंच जाता है जहां पर वंश ने उसको बुलाया था। वो देखता है कि वंश अपने कार से बाहर निकलकर कुछ लोगों से बात कर रहा था। सूर्या के वहां पहुंचते ही वंश और उसके साथी सूर्या के सामने नीचे झुक जाते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं। सूर्या सर, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, चलिए मेरे साथ, वंश कहता है और अपने कार में बैठ जाता है। सूर्या भी अपने कार में बैठ जाता है और वंश के कार के पीछे पीछे जाने लगता है। वंश अपनी कार को लेकर के एक अंडरग्राउंड एरिया में जाता है। वहां पर कई लग्जरी कारों का काफिला लगा हुआ था। वो सभी कार पर बैठकर आर्म रेसलिंग कर रहे थे। उधर कई जवान लड़के थे। वंश भी उन जैसा ही लग रहा था। वो लगभग 25-26 के बीच के उम्र का ही था। जैसे ही वंश अंदर आता है वैसे ही वहां के लड़के सीधे खड़े हो जाते हैं। वहां पर लगभग 300 से 330 के बीच में लड़के थे। उन सभी के पास बंदूकें थी। उनके उम्र के हिसाब से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उनके पास बंदूकें भी होंगी।
वंश अपनी कार रोकता है और बाहर निकलता है। उसके पीछे ही सूर्या भी अपनी रेड मैक्लेरेन कार लाकर रोक देता है। सूर्या की कार देखकर लड़के अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करके देखने लगते हैं। वो कार इतनी महंगी थी कि वो लड़के शायद ही कभी अपने सपने में वो कार खरीद सकते थे। सूर्या बाहर निकलता है। उसके बाहर निकलते ही सारे लड़के सूर्या मुंह पहचान लेते हैं। वो लड़के बंदूकें निकालकर एक साथ कई बार हवा में फायरिंग करते हैं। उस काफिला में से एक लड़का बाहर निकलकर सूर्या के पास आता है। सूर्या भाई, आपका हमारे अंडरग्राउंड वर्ल्ड में स्वागत है, वो लड़का कहता है। सूर्या उस काफिले को देखकर बड़ा एक्साइटेड था। वंश सूर्या के पास आता है। सूर्या सराज, यहाँ पर बॉक्सिंग फाइट होगा और ये फाइट कई जगहों के अंडरवर्ल्ड के बीच में होगा। मुझे लगा कि आपको इस बारे में पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको यहाँ पर ले आया। क्या आप भी इस बॉक्सिंग फाइट में हिस्सा लेना चाहेंगे? जो जीतेगा ये फाइट वो इस अंडरवर्ल्ड का नया सरताज बनेगा, वंश कहता है। सूर्या इसके बारे में सोचता है। उसको अपने शरीर में ताकत का एहसास तो था ही। ठीक है, मैं भी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट लूंगा, सूर्या कहता है। उसका ये फैसला सुनकर वंश और वहां के सारे लड़के एक बार फिर से हवा में बंदूकें चलाते हैं और शोर मचाते हैं। फिर सब मिलकर उस अंडरग्राउंड जगह के अंदर जाते हैं और भी ज़्यादा अंदर जाने के बाद सबको लड़ने की और चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगती हैं। वहां पर कम से कम अभी 2000 से 3000 के बीच में लोग मौजूद थे और वो जगह भी बहुत ज़्यादा बड़ा था। वंश अपने खिलाड़ियों का नाम रजिस्टर उस टूर्नामेंट में करवा देता है। तभी एक काफ़ी ऊंची जगह पर खड़ा एक आदमी हाथ में माइक लेकर अनाउंसमेंट करता है। सो हेलो गैंगस्टर भाइयों, मैं हूँ AJ ऋतिक, आज के इस टूर्नामेंट का मैं रेफरी हूँ। तो भाइयों और बहनों, हमारे इस टूर्नामेंट में कई जगह से वहाँ के अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाह आए हैं। तो क्या लगता है आज का ये टूर्नामेंट कौन जीतेगा और कौन इंडिया का नंबर 1 अंडरवर्ल्ड किंग बनेगा? तो कुछ ही देर में बस ये आपका सब्र खत्म होने वाला है, क्योंकि कुछ ही देर में ये टूर्नामेंट भी शुरू होने वाला है मेरे दोस्तों, AJ ऋतिक कहता है। उसकी आवाज़ से पूरे अंडरवर्ल्ड एरिया में शोर गया था। सब खिलाड़ी जोश से भर गए थे। तभी वो वक्त भी खत्म हो जाता है और टूर्नामेंट भी स्टार्ट हो जाता है। AJ ऋतिक अनाउंस करता है, अब आपका इंतज़ार करने का वक्त खत्म हो गया है। हमारे सामने अभी बॉक्सिंग रिंग के अंदर महाराष्ट्र के नंबर 1 फाइटर विजय हैं। सुना है इन्होंने ने नाम की तरह ही हर फाइट पर जय प्राप्त की है और उनके सामने खड़े हैं बिहार के सबसे खतरनाक फाइटर देव। सुना है इनका हमला इतना खतरनाक होता है कि ये किसी देवता को भी चुटकी बजाते हुए हरा दे। आज इस फाइट में उन दोनों खुलासा हो जाएगा। तो इस लड़ाई को शुरू करते हैं। 1, 2, 3 फाइट स्टार्ट। ऋतिक के बोलते ही लड़ाई शुरू हो जाती है। देव और विजय दोनों किसी जानवर की तरह भागते हैं और दूसरे पर मुक्का चलाने लगते हैं। दोनों के मुक्के एक दूसरे से टकरा रहे थे। दोनों ही अच्छा लड़ रहे थे। देव हवा में उछलता है और अपने घुटने से विजय को मारता है, पर तभी विजय वहां से पीछे होकर बच जाता है। देव बहुत ताकतवर था तो विजय बहुत तेज और फुर्तीला। विजय लगातार देव के हमले बच रहा था। ऐसा कुछ देर चलता है। जब विजय थकने लगता है तो देव अपना कॉम्बो पंच विजय पे मारता है। विजय उसके कुछ मुक्कों से बच जाता है, पर देव इस्तेमाल करता है कॉम्बो पंच, जिसके वजह से सिर्फ कुछ मुक्के छोड़कर विजय पर सारे हमले लगना शुरू हो जाते हैं। सारे मुक्के विजय के चेहरे और उसके पेट पर जाकर लगते हैं, जिसके वजह से उसके नाक और मुंह से खून निकलने लगता है। देव अपना अब सबसे खतरनाक गुस्सा विजय के चेहरे के ऊपर मारता है और विजय नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। ऋतिक मैच को देखकर अपनी मज़ेदार आवाज़ से अनाउंस करता है, तो इस फाइट के विनर हैं बिहार से देव। लगता है जैसा हमने सुना था बिल्कुल वैसा ही हुआ। देव ने बिना कोई चोट खाए विजय को आराम से हरा दिए। अब दूसरा फाइट शुरू होता है दिल्ली के दिलबरों के बीच और बंगाल के टाइगर के बीच। क्या लगता है ये लड़ाई कौन जीतेगा? ऋतिक कहता है और फाइट शुरू हो जाती है। सूर्या को इस लड़ाई में बहुत मज़ा आ रहा होता है। बॉक्सिंग रिंग के अंदर कई खिलाड़ी हार रहे थे, जीत रहे थे, ये सब देख उसको बहुत मज़ा आ रहा था। उस टूर्नामेंट में इंडिया का पुराना अंडरवर्ल्ड किंग भी पार्टिसिपेट लेता है। वो रिंग में बिहार के देव से लड़ रहा था। जब देव खुद से उस पर हमला करने जाता है तो वो देव का हाथ ब्लॉक करके उसके चेहरे पर बहुत तेज़ी से एक घुसा जड़ देता है। वो घुसा इतना शक्तिशाली था कि देव तुरंत वहीं पे नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। जो ये लड़ाई जीतता है उसका नाम डेविड होता है। वो कई सालों से इंडिया का अंडरवर्ल्ड किंग था। सूर्या भी डेविड को देखता है। डेविड सूर्या को सच में काफ़ी शक्तिशाली लगता है। इस मैच के ख़त्म होने के बाद पूरे अंडरवर्ल्ड एरिया में शांति हो जाती है, पर ऋतिक अपनी आवाज़ से एक बार फिर से सबको जोश दिला देता है। अब अगला मैच सूर्या का होता है। सूर्या रिंग के अंदर आता है। वहाँ पर सूर्या के बारे में किसी को कुछ खास खबर नहीं थी। वो सब लोग तो सोच रहे थे कि ये कोई नया लड़का था, पर उन्हें क्या पता था कि सूर्या आखिर में था कौन और किस मुसीबत का नाम था। सूर्या के सामने बंगाल से एक खिलाड़ी था। वो लड़का सूर्या को जान से मार देना का इशारा कर रहा था, पर सूर्या बिल्कुल कूल था।
ऋतिक के कहने के साथ ही फाइट स्टार्ट हो जाता है। सूर्या अभी भी अपने पॉकेट में हाथ डालकर सीधा खड़ा था, जबकि वो लड़का अपना गुस्सा बनाकर तेजी से सूर्या को मारने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वो लड़का सूर्या के सामने आकर सूर्या के चेहरे पर गुस्सा मारने को होता है, वैसे ही सूर्या अपना सीधा पैर हवा में रोटेट करता है और उस लड़के के गाल पर दे मारता है। सूर्या अपना लात उसके गाल के साथ साथ नीचे ले जाता है। सूर्या का पैर नीचे आते ही वो लड़का भी नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। उसके सिर से लगातार खून बहता जा रहा था। ये नया रिकॉर्ड था। सिर्फ 5 सेकंड में ही सूर्या से उस लड़के को ज़मीन की धूल चटा दी थी। इसके साथ ही कई लोगों की चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं। सबसे ज़्यादा आवाज़ सूर्या के ग्रुप से वंश और उसके साथी कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि सूर्या कितना शक्तिशाली है और वो ऐसे ही लड़ाई हार नहीं सकता है। वहाँ पर बैठे सारे लोग अब सूर्या की ताकत को अच्छे से जान चुके थे। वही डेविड भी अपने ग्रुप के साथ बैठकर सूर्या को देख रहे होते हैं। सूर्या इंटरेस्टिंग, लगता है आज किसी असली लड़ाके से लड़ाई करने को मिलेगा, डेविड मन ही मन कहता है और हंसता है। डेविड के ग्रुप के लड़कों को पता चल जाता है कि डेविड उस लड़के से लड़ने के लिए उतावला हो रहा था। डेविड अपने जगह से उठता है और अगले फाइट के लिए रिंग की तरफ जाने लगता है। पहले मैच की तरह ही डेविड इस बार भी आराम से फाइट जीत जाता है। सूर्या और डेविड बिना किसी मुसीबत के आराम से हर के फाइट को जीतते जा रहे थे। सूर्या को ये फाइट बहुत आसान लग रहा था। उसने कभी सोचा नहीं था इतना आसान होगा ये लड़ाई। सूर्या को जयपुर का एक लड़ाका लगातार मारने की कोशिश कर रहा था, पर वो नाकाम हो गया था। इस बार भी सूर्या बिना अपने हाथ का इस्तेमाल किए एक लात उस लड़के के छाती पे दे मारता है और वो लड़का दूर जाकर बेहोश हो जाता है। इसके साथ ही एजे ऋतिक अनाउंस करता है। इस बार भी मिस्टर सूर्या ने बड़ी आसानी से जयपुर के किंग को हरा दिया है। सूर्या ने अभी तक अपनी असली ताकत किसी को नहीं दिखाई। उन्होंने हर लड़ाई में सिर्फ अपने पैर का ही इस्तेमाल किया है। अब अगला फाइट शुरू होता है। सूर्या द लेजेंड और डेविड थे बीस्ट किंग के बीच। क्या लगता है इन दोनों में से अगला इंडिया का अंडरवर्ल्ड किंग कौन बनेगा? क्या हर बार की तरह इस बार भी डेविड बाजी मार जाएंगे या फिर सूर्या इस इंडिया के सरताज बनेंगे? इस फाइट के शुरू होने से पहले दोनों को आराम करने के लिए 10 मिनट का वक्त दिया जाएगा, ऋतिक कहता है। इसके साथ ही दोनों खिलाड़ी को आराम करने के लिए 10 मिनट का वक्त मिल जाता है। सूर्या वंश के साथ एक कमरे के अंदर जाता है और वहां पर पानी वानी पीकर अपना दिमाग ठंडा करता है। सूर्या का शर्ट गिला हो चुका था, भले ही उसने अपनी सारी नई लड़ाई में ना लगाई हो। सूर्या को बहुत मज़ा आ रहा था। वंश सूर्या के पास आकर बैठ जाता है। सूर्या सर, आपको डेविड के साथ थोड़ा संभल कर लड़ना होगा, वो बहुत खतरनाक फाइटर हैं। सुनने में आया है कि उसने एक बार लगभग 10 से 20 लड़ाकों को एक बार में ही हराया है। वो उस लड़ाई में बिना जख्मी हुए ही सबको मौत की नींद सुला दिया था। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप उससे लड़ाई करते वक्त थोड़ा सावधान रहे, वंश कहता है। वंश की बात सुनकर सूर्या सिर्फ मुस्कुरा देता है। उसको भी डेविड की सारी लड़ाई देखकर अंदाजा हो गया है कि वो कितना ज़्यादा शक्तिशाली हैं। 10 मिनट के ब्रेक के बाद वो अंडरग्राउंड जगह खचाखच भर जाती हैं। सब यही देखना चाहते थे कि आखिर सूर्या और डेविड में से ये लड़ाई आखिर कौन जीतेगा। वो सब बेसब्री से फाइट के शुरू होने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी एजे भी आ जाता है और वो बहुत एक्साइटमेंट के साथ अनाउंस करता है, तो हेलो भाइयों और मेरी बहनों, आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ, क्योंकि अब ये ज़बरदस्त रोमांचक लड़ाई शुरू होने वाली है। आप सभी को क्या लगता है ये लड़ाई आखिर कौन जीतेगा, कौन बनेगी इंडिया का नया किंग? सब जानने के लिए सिर्फ इस लड़ाई पर ही ध्यान दें। अपनी नज़र एक सेकंड के लिए हटाने के वजह से शायद आपका मज़ा पूरा किरकिरा हो सकता है। तो यहाँ पर अब हमारे सामने हैं सूर्या और डेविड। अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम इस लड़ाई को शुरू करते हैं। 3, 2, 1 फाइट स्टार्ट। ऋतिक के कहते हैं फाइट शुरू हो जाता है। सूर्या को इस लड़ाई को जीतने के लिए उसको तेज़ी की ज़रूरत थी, इसलिए वो अपना शर्ट फाड़ लेता है। जो सब लड़कियां वहां उस फाइट को देखने के लिए आई थी, वो सब सूर्या के बॉडी को देखकर उस पर फिदा हो जाती हैं। वो सारी लड़कियां सूर्या का ही नाम चिल्ला रही होती हैं। सूर्या अपने पॉकेट से हाथ भी बाहर निकालकर पूरी तरह से रेडी हो जाता है। उसके हाथ निकालने से पब्लिक में शोर डबल हो जाता है। डेविड और सूर्या दोनों ही एक दूसरे को देखते हुए घूम रहे थे और किसी के हमला करने का इंतजार कर रहे होते हैं। डेविड बेसब्र हो जाता है और आगे भागते हुए सूर्या की तरफ बढ़ता है। डेविड की रफ्तार बहुत ज़बरदस्त थी। वो बहुत तेज़ी से सूर्या के तरफ आता है, तेज़ी से अपना हाथ सूर्या के चेहरे की तरफ बढ़ा देता है, पर सूर्या तुरंत नीचे झुककर उससे बच जाता है। सूर्या अपने पैर से डेविड के पैर पर लात मारता है। डेविड सूर्या के हमले से कूदकर बच जाता है। सूर्या तभी खड़ा होता है और लगातार डेविड पर पैर मारने लगता है। उसके लात की रफ्तार इतनी तेज़ थी कि डेविड उसके लात के हमले से बचने में बहुत मेहनत कर रहा था।
सूर्या का एक किक जाकर सीधे डेविड के छाती पे जा लगता है और डेविड 10 कदम पीछे हो जाता है। वो खुद को संभालता है और हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। वो कॉम्बो पंचेस का इस्तेमाल कर रहा होता है। सूर्या बड़े आराम से उसके हर हमले से बच जा रहा था। डेविड को लगा नहीं था कि सूर्या इतना ज़्यादा फुर्तीला होगा। सूर्या अब अपने हाथों का इस्तेमाल करने का सोचता है। वो अपने एक हाथ से डेविड का हाथ पकड़कर पीछे की तरफ धक्का देता है। ये लड़ाई तो दोस्तों आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ वीके नॉवल स्टोरी 2.0 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद।